ऑलराइट, सो इन द लास्ट क्लास अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन ग्रोथ के में बात कर रहे थे और मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज समझा रहा इन टर्म्स ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन ग्रोइंग इन द मॉनसून। ये बात मैं आपको समझा रहा था वहाँ पे कि आपका कैसे इंसेक्ट का पॉपुलेशन आपका सडनली आपका शूट करता है जब आपका मॉनसून का सीजन आपका वहाँ पे आता है। अब ये हो इसलिए आपका वहाँ पे है बिकॉज यू हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज और आपका कंडीशन भी आपकी वहाँ पे काफी ज्यादा आपकी फेवरेबल आपको मिल जाती है। ये जो कर्व आपको यहाँ पे मिल रहा है हमने देखा था, इट इज कॉल्ड बाय जे शेप कर्व एंड दिस इज अ एग्जांपल ऑफ बाय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ये बात हमने वहां पे देखी थी और इसके रिलेटेड हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि जब भी आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करते हो उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी योर dn by dt इज इक्वल टू rn। ये आपका बनेगा फॉर्मूला आपका यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, जहां पे r स्टैंड्स फॉर माय ग्रोथ रेट, n स्टैंड्स फॉर माय इनिशियल पॉपुलेशन। ये बातें हमने यहाँ पे देखी थी। दिस इज समथिंग वी हैव अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ माय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब एक टॉपिक है हमारा जिसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं एंड देन फिर हम दूसरे ग्रोथ पे हम जाते हैं। सो दिस इज समथिंग वी हैव डन। क्या होता है आपका काउंट, कैसे हम करते हैं, वो सब यहाँ पे देखा था। मेनली जो यूज किया जाता है इनसाइड में जो मेंशन है वो आपको याद रखना है, पग मार्क एंड फीकल पेलेट काउंट आपका बहुत कॉमन होता है। ठीक है, नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट दिस पार्ट। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। समझो एक आइलैंड है, समझो एक आपका यहाँ पे आइलैंड है और आइलैंड पे आपको मिल रहे हैं कई सारे फ्लेमिंगोज। सो आइलैंड पे यू हैव सम फ्लेमिंगोज ओवर देयर। समझो आपके पास यहाँ पे 1000 फ्लेमिंगोज हैं, यू हैव 1000 फ्लेमिंगोज इन द आइलैंड। अब इस आइलैंड पे आपके पास 1000 फ्लेमिंगोज हैं, सो यू हैव 1000 फ्लेमिंगोज ओवर देयर। अब आप ये बात जानते हो, ये बात हमने पिछले क्लास में देखी थी कि अगर आपके यहाँ पे कोई नए फ्लेमिंगोज ऐड होते हैं एक साल में या एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर, आपके जो भी आपके यहाँ पे नए फ्लेमिंगोज आपके यहाँ पे ऐड किए जाएंगे उसको हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ बर्थ रेट। वी कॉल देम एज अ बर्थ रेट, राइट। सो जो भी आपके न्यूली बॉर्न फ्लेमिंगोज आपके यहाँ पे ऐड किए जाते हैं, आप बर्थ रेट टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हो या फिर आपके पास एक और टर्म आपका यहाँ पे होता है, दैट इज माय निटैलिटी। सो न्यूली बॉर्न या न्यूली एडिशन जो आपके यहाँ पे होगा, समझो आपके यहाँ पे न्यू बॉर्न कुछ आपके यहाँ पे है 20। सो न्यू बॉर्न या न्यूली एडेड फ्लेमिंगोज जो आपके यहाँ पे है विच आर अराउंड 20। तो वी दिस न्यू बॉर्न कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज माई नंबर ऑफ माई निटैलिटी। सो निटैलिटी का मतलब यहाँ पे ये होता है द नंबर ऑफ न्यूली बॉर्न न्यू इंडिविजुअल्स एडेड इन द पॉपुलेशन इन अ गिवन टाइम फ्रेम। सो दिस जो भी आपके नए एडिशन आपके होंगे बर्थ के बाद, दैट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज माई निटैलिटी। उसको हम बोलते हैं आप एज अ निटैलिटी। ऑन द अदर हैंड, अगर पॉपुलेशन में से किसकी डेथ हो रही है, अगर मेरे 1000 फ्लेमिंगोज में से 10 की वहां पे डेथ हो रही है, अज्यूम दैट 10 ऑफ देम आर डाइंग, सो 10 एक्चुअली डाइड इन दैट टाइम पीरियड। 10 फ्लेमिंगो की वहां पे डेथ हो गई उस एक साल के दौरान। समझो मैं एक साल का वहां पे स्टडी कर रहा हूँ, सो दैट इज नथिंग बट माई डेथ रेट। हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जो नंबर ऑफ डेथ आपकी यहाँ पे हुई है दैट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज माई मोर्टैलिटी। दिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज योर मोर्टैलिटी। सो आपको याद रखना है कि मोर्टैलिटी और नेटैलिटी आपके यहाँ पे क्या होता है, द नंबर ऑफ न्यूली बॉर्न इंडिविजुअल्स इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। एक सर्टेन टाइम पीरियड में जो आपके न्यूली बॉर्न इंडिविजुअल्स आपके यहाँ पे आए हैं, दैट्स माय नेटैलिटी। जो भी आपके एनिमल्स के यहाँ पे डेथ हुई है उस टाइम फ्रेम के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज माय मोर्टैलिटी। अब नेटैलिटी आपका पॉपुलेशन बढ़ाएगा, मोर्टैलिटी आपका पॉपुलेशन आपके यहाँ पे कम करेगा। आपको यहाँ पे याद रखना है कि एक और चीज आपके यहाँ पे होती है जिससे आपका पॉपुलेशन आपके यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है, दैट इज माय इमिग्रेशन। अगर इस आइलैंड पे कुछ बर्ड्स बाहर से घूमते हुए आके रहना चालू करते हैं, समझो यहाँ पे कुछ 20 बर्ड्स मेरे यहाँ पे माइग्रेट करके यहाँ पे आ गए, सो आई हैव लाइक माय 20 बर्ड्स विच हैव शोन द इमिग्रेशन ओवर देयर। 20 बर्ड्स मेरे यहाँ पे है, फ्लाइंगो बर्ड्स विच हैव शोन द इमिग्रेशन। सो जब आपको यहाँ पे इमिग्रेशन आपको यहाँ पे होते मिलेगा, दिस कंडीशन ओवर हियर इज गोइंग टू ऐड द पॉपुलेशन। तो जब भी आपका इमिग्रेशन यहाँ पे होगा, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू ऐड द पॉपुलेशन। यहाँ पे आपका पॉपुलेशन आपके यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा, बढ़ेगा ही हमेशा। ठीक है, अगर 20 बर्ड मेरे वहां पे आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है 1000 पहले थे और मेरे 20 यहाँ पे ऐड हो गए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके उस आइलैंड में से कुछ बर्ड्स आपके निकल जाए, कुछ बर्ड्स बोले कि हमें नहीं रहना, हम कोई नई जगह वहां पे ढूंढेंगे। सो व्हेन सम बर्ड्स लीव द एरिया, दैट इज माय एमिग्रेशन। तो जब मेरे बर्ड्स यहाँ से निकल के बाहर जाते हैं, समझे यहाँ से मेरे 50 बर्ड निकल गए, उन्होंने बोला कि नहीं रहना ही नहीं है हमें वहां पर, तो 50 birds have left that place। अगर ऐसा होता है then that is my emigration। एमिग्रेशन के अंदर याद रखना कि आपकी पॉपुलेशन आपके यहाँ पे उस आइलैंड पे आपकी कम हो जाएगी। अगर ज्यादा बर्ड्स जाने लगे वहां से, देन पॉपुलेशन आपकी ओवरऑल वहां पे आपकी कम हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे याद ही रखना है
कि नेटैलिटी और इमिग्रेशन जो आपका होगा उससे पॉपुलेशन आपके यहाँ पे इंक्रीज होती है। तो ये बात आप दिमाग में बिठा लो। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल कि आपका जो नेटैलिटी होता है, नेटैलिटी एंड अलॉन्ग विद दैट इवन योर इमिग्रेशन जो आपके यहाँ पे होगा, इसकी वजह से आपका पॉपुलेशन इंक्रीज किया जाएगा। बिकॉज ऑफ नेटैलिटी एंड बिकॉज ऑफ द इमिग्रेशन you will find the population is going to increase. इन दोनों की वजह से what will happen? The population will increase. Population increase. ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मोर्टेलिटी प्लस एमिग्रेशन, अगर मेरा यहाँ पे इन्वॉल्व होता है ज्यादा, अगर मेरे उस एरिया के अंदर मोर्टेलिटी काफी ज्यादा हो रही है, एमिग्रेशन भी हो रहा है कि मेरे बर्ड्स वहां से निकल के जा रहे हैं, then that will lead to a decrease in population. Obviously that is going to lead to a decrease in the population. तो ये बात और या ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है. These are the things which should be clear to all of you. This is going to be called, this will lead to a decrease in the population. Simple है. This is what you have to know in this. क्या होता है natality, क्या होता है मेरा immigration? That is nothing but my population coming in that area. अगर population वहां से निकल जाए, that is my immigration. बाकी natality and mortality are very simple terms. तो हम यहाँ पे देख लेते हैं. You can see all the definitions from your end. Natality refers to a number of birth during a given period in the population that add to the initial density. Similarly, you'll have the mortality, वो आप खुद से पढ़ सकते हो. Immigration में पढ़ देता हूँ. Is the number of individuals of a same species that have come into the habitat from elsewhere during the time period under consideration. That is my immigration. Similarly, you'll also have a immigration यहाँ पे. ठीक है? या immigration and emigration आपको यहाँ पे मिल जाएगा. तो ये आपके सारे टर्म्स आपके यहाँ पे हो गए. अब इसके रिलेटेड आपको यहाँ पे एक पिक्चर आपको जो हमने लास्ट टाइम देखी थी, फ्लेमिंगोस कहाँ मिलते क्या है वो सब. एंड देन यू कैन सी दिस पिक्चर ओवर हियर, जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी कम या ज्यादा कैसे हो रही है. नेटैलिटी से आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा, राइट. इमिग्रेशन से वो इंक्रीज होगा, राइट. यहाँ से आपका प्लस होगा, यहाँ से आपका प्लस होगा. लेकिन इमिग्रेशन अगर हो रहा है तो आपका यहाँ पे माइनस जाएगा. मोर्टेलिटी से आपका पॉपुलेशन डेंसिटी आपके यहाँ पे कम जाएगा. सो दिस इज वन थिंग यू विल फाइंड. और इसके ऊपर बेस्ड आपके सामने यहाँ पे एक फॉर्मूला भी है. दे हैव अ फॉर्मूला व्हिच यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला. इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, देन द डेंसिटी एट टाइम t प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर ये मुझे फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला मेरे यहाँ पे लग जाएगा, nt प्लस बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस एमिग्रेशन. सो दिस बिकम्स अ फॉर्मूला. इससे आप पता लगा सकते हो कि एक सर्टेन टाइम के बाद उस एरिया में क्या पॉपुलेशन मुझे वहां पे देखने के लिए मिल सकता है. तो ये चीज आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो. सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू, ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. फॉर्मूला है, जनरली आपको क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसको सॉल्व करो, बट दिस इज अ फॉर्मूला व्हिच यू हैव टू नो. नाउ ये हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द इंसेक्ट. अब इंसेक्ट वाली कहानी हम देख चुके हैं. यहाँ पे मैंने आपके सामने जो इंसेक्ट रखा हुआ है, दैट इंसेक्ट इज माय लोकस्ट. लोकस्ट के बारे में अगर आप कुछ जानो ना जानो, इतना याद रखना कि ये बहुत डैमेज करता है क्रॉप्स को. जब इसका आता है ना पूरा ऐसे स्वैम्प आता है ना जब क्रॉप्स के ऊपर, तो ये बहुत डैमेज करते हैं. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ माय, लाइक दिस इंसेक्ट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर माय जे शेप कर्व. ये मेरा सबसे बढ़िया एग्जांपल मेरे यहाँ पे बनता है, ये इसकी पॉपुलेशन जे शेप कर्व के लिए. इंसेक्ट मॉनसून में बहुत ज्यादा बढ़ेगा, उसका इंक्रीज होगा नंबर, कम टाइम में बहुत ज्यादा उसका नंबर वहां पे बढ़ जाएगा. एंड देन शार्पली वो डिक्लाइन भी करेगा. और वही आपका होता है में होते हुए इन द जे शेप कर्व, जिसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. इसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे हम देख चुके हैं. क्या लग रहा था हमारे यहाँ पे फॉर्मूला इसके लिए? सो दिस इज माय ग्राफ, दिस इज माय ग्राफ, जे शेप ग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा है. एंड द फॉर्मूला वाज ऑलवेज गोइंग टू बी माय dn by dt इज इक्वल टू rn. याद रखना हमेशा, r स्टैंड्स फॉर माय ग्रोथ रेट, r विल ऑलवेज स्टैंड फॉर माय ग्रोथ रेट. एंड इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो? बाय कैलकुलेटिंग द बर्थ रेट एंड डेथ रेट. सो r ऑलवेज स्टैंड्स फॉर माय ग्रोथ रेट, and this growth rate is always going to, like this is something which I will use जानने के लिए मेरा पॉपुलेशन कितना इंक्रीज कर रहा है. ठीक है. तो ये r की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी. एंड इससे आप पता लगा सकते हो कि आपका पॉपुलेशन आपका कितना इंक्रीज होगा कितने टाइम के बाद. So that is one thing you have to know. इतनी बात आपको इसके अंदर याद रखनी है. This is the only thing you have to know in this. अब होता क्या है, ये जो आपका सामने फॉर्मूला है ना ग्रोथ रेट का, या सॉरी ये जो आपका फॉर्मूला आपके सामने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, इसका एक इंटीग्रल फॉर्म भी है. इसका एक इंटीग्रल फॉर्म भी है, वो भी आप यहाँ पे देख लो. ये है उसका यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म. सो इंटीग्रल फॉर्म आपका यहाँ पे आ रहा है nt इज इक्वल टू n0 e raised to rt.
सो NT इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू RT। तो NT क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम T, जो भी आपको टाइम सिलेक्ट करना है उसका यहाँ पे नंबर आप डालोगे। N0 मतलब इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, कितना पॉपुलेशन था स्टार्टिंग में, एंड R इज इक्वल टू योर ग्रोथ रेट, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेस, दैट्स अ ग्रोथ रेट, एंड E आपको यहाँ पे रहेगा बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, जो आपका 2.71 जितना आपके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका सेम इक्वेशन है, मतलब बेसिकली आपने जो वहां पे देखा था ना dN/dt इज इक्वल टू RN, उसको इंटीग्रल फॉर्म में आप ऐसे लिखते हो, उसको इंटीग्रल फॉर्म में आप इस तरीके से अपना यहाँ पे लिखोगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। ये बस आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, एंड ये फॉर्मूला बिलोंग करता है मेरा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, या मेरा फॉर्मूला यहाँ पे बिलोंग करता है फॉर माय J शेप कर्व के लिए, मेरा ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो इतनी बात इसके अंदर आपको रखनी है याद। वेट अ मिनट, हाँ। नाउ आफ्टर दिस वी हैव अ सेकंड कंडीशन। आपके सामने है यहाँ पे एक रैबिट, तो रैबिट की कहानी हम देखते हैं यहाँ पे कि रैबिट की कहानी यहाँ पे क्या होगी। अब आपको मैं एक स्टोरी समझाऊंगा, उस स्टोरी को आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से सुनना। अज्यूम करो कि आपके पास एक गार्डन, राइट, एक बड़ा सा गार्डन है आपके पास, और उस गार्डन में आपके पास कई सारे प्लांट्स, और आपको पता चला, आपने पता लगाया कि ये मेरे प्लांट्स यहाँ पे काफी ज्यादा हैं, और आपको पता चलता है कि जो मेरे प्लांट्स हैं, इतने प्लांट्स है कि यहाँ पे मैं कम से कम 50 रैबिट को रख सकता हूँ। सो आई कैन एक्चुअली कीप 50 रैबिट्स ओवर हियर। 50 रैबिट्स कैन बी केप्ट। काफी बड़ा गार्डन होगा अगर आप 50 रैबिट रख पा रहे हो तो। सो आपका रैबिट जितने आप यहाँ पे रख सकते हो, वो कितना नंबर आपके यहाँ पे है, 50। सो यू हैव अ बिग गार्डन, यू हैव अ प्लांट्स। अब आप ये बात को समझो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके पास एक गार्डन है, और गार्डन की कैपेसिटी है, और वो कैपेसिटी आपकी यहाँ पे है 50 रैबिट्स को पालने की, राइट। और आपके फ्रेंड ने आपको बर्थडे पे रैबिट गिफ्ट कर दिया, समझो यहाँ रैबिट एट योर प्लेस, तो आपको 2 रैबिट आपने वहां पे गिफ्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या। सो व्हेन यू हैव इनिशियली 2 रैबिट्स, तब तो आपके 2 रैबिट्स काफी इजीली वहां पे ग्रो करेंगे, लाइक वो तो वहां पे खुश ही रहेंगे, इतना बड़ा गार्डन होगा, खाने के लिए काफी कुछ होगा, ठीक है। नाउ यू हैव इनिशियली 2 रैबिट्स, एंड नाउ व्हाट विल हैपन, इनका नंबर यहाँ पे इंक्रीज होगा। 2 से आपके यहाँ पे होंगे 4, 4 से आपके होंगे 8। रैबिट्स काफी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट, and their number will just keep on growing. Now they will become 16, right, the number will just keep on growing, they will become 20, इनका नंबर यहाँ पे बढ़ता जाएगा। अब इनका नंबर जब यहाँ पे बढ़ रहा है, सो कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्यों दिक्कत नहीं आ रही? बिकॉज यू हैव इनफ प्लांट्स, आपके गार्डन में प्लांट्स काफी इनफ है कि मेरे रैबिट्स वहां पे आराम से ग्रो कर पाएंगे, मेरे रैबिट्स वहां पे ग्रो करेंगे, खा पाएंगे, दे कैन डू एवरीथिंग वेरी इजीली, सो दे विल ग्रो ओवर देयर वेरी, बिना कोई दिक्कत के वहां पे ग्रो करेंगे। अब आप समझो, जब ये नंबर बढ़ बढ़ के जाएगा 40 के पास, अब यहां से इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि अब आप समझो जैसे आप 40 पहुंचे या 40 के ऊपर आप जाने लोगे यहाँ पे, व्हेन यू रीच टू 40, 42, तो अब आपकी ग्रोथ एकदम एक्सपोनेंशियली नहीं हो रही, आपकी थोड़ी स्लो हो गई है। क्यों स्लो हुई है मैंने यहाँ पे ग्रोथ? क्योंकि आपका एक वैल्यू के आप पास में पहुंच रहे हो, आपका प्लांट सस्टेन कर सकता था सिर्फ 50 रैबिट को, इसलिए अभी आपका ग्रोथ तो होगा, लेकिन ग्रोथ यहाँ पे थोड़ा सा आपका यहाँ पे स्लो हो जाएगा। 42 से आपका नंबर यहाँ पे आपका जाएगा 46, समझो अगर आपका यहाँ पे चला गया नंबर, and then ultimately the number can reach up to your 50। अब जैसे आपका नंबर 50 तक पहुंचा, इसके बियॉन्ड नंबर नहीं जाएगा। अगर आपके रैबिट्स नए बेबी लेके आते हैं, या नए बेबीज जब उनके यहाँ पे होंगे, तो बेबीज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका प्लांट्स की कैपेसिटी ही है, या आपके गार्डन की कैपेसिटी आपके यहाँ पे 50 रैबिट को सस्टेन करने की। सो द नंबर विल नेवर गो बियॉन्ड दिस, ये नंबर आपका इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि नंबर है क्या, व्हाट इज दिस कैपेसिटी ओवर हियर। सो ये जो गार्डन की जो कैपेसिटी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज माय कैरिंग कैपेसिटी। जो गार्डन की जो मैं कैपेसिटी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी, सो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द गार्डन जो हमने वहां पे देखा, दैट वाज माय 50, और इसको हम टैग करते हैं विद द सिंबल कैपिटल के। सो K was my 50 over there. So कैरिंग कैपेसिटी जो मेरा गार्डन का था, वो मेरा था यहाँ पे 50, तो मेरा नंबर कभी 50 के ऊपर नहीं जाएगा। याद रखना, अगर न्यू बॉर्न होते भी है तो वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सस्टेन करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। अब ये बात समझने के बाद आप ये चीज को नेचुरल फॉरेस्ट में भी होते हुए आप यहाँ पे देख सकते हो।
हमेशा एक फॉरेस्ट के अंदर, एक नेशनल पार्क में, एक जंगल में हमेशा आपको मिलेगा लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज. यू विल ऑलवेज हैव लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज. सो रिसोर्सेज आपके हमेशा रहते हैं लिमिटेड. यू विल ऑलवेज हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेस. ठीक है. अब जब मैं कह रहा हूं दैट आई विल हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज इन द फॉरेस्ट, तो उसके वजह से एक नंबर के बियॉन्ड आपके एनिमल्स जा नहीं पाते हैं. सो फॉर एग्जांपल आपका एक फॉरेस्ट है और वो फॉरेस्ट सिर्फ 100 डियर को सस्टेन कर सकता है, तो आपका नंबर 100 के बियॉन्ड नहीं जाएगा, क्योंकि वो फॉरेस्ट उसके बियॉन्ड सस्टेन ही नहीं कर सकता. सो एवरी फॉरेस्ट, एवरी इकोसिस्टम विल हैव द कैरिंग कैपेसिटी, और आपके एनिमल्स उस नंबर के बियॉन्ड नहीं जाते. और ये चीज आपको नेचर में होते हुए मिलती है, और ये जो चीज आपको नेचर में होते हुए मिल रही है, इट इज वेरी कॉमन, एंड दैट काइंड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज माय लॉजिस्टिक ग्रोथ. ऐसे ग्रोथ को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ लॉजिस्टिक ग्रोथ. ऐसे ग्रोथ को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ लॉजिस्टिक ग्रोथ, एंड इट मेक्स सेंस. ये हर एक तरीके से सेंस करता है कि आपका पॉपुलेशन आपका बढ़ेगा और एक टाइम के बाद वो स्टेबल हो जाएगा. स्टेबल कब हुआ? जब उसने अपना लिमिट तक वो पहुंच चुका है, अपनी कैरिंग कैपेसिटी तक वो पहुंच चुका है, फिर वो वहां पे स्टेबल होगा. देखो, स्टेबल होने के बाद वो नीचे जा सकता है लेकिन ऊपर नहीं जा सकता. कुछ अगर फॉरेस्ट में कोई इवेंट हुआ, कुछ ज्यादा कंपटीशन बढ़ा, तो शायद पॉपुलेशन नीचे आ सकता है, बट कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर वो कभी नहीं जाएगा. ये चीज मुझे फॉरेस्ट में होते मिलेगी, यही चीज मुझे इवन मिलेगी मेरे एक्वाटिक इकोसिस्टम में होते हुए. सो दिस इज समथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू दैट व्हाट इज बीन हैपनिंग ओवर देयर. सो इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ लॉजिस्टिक ग्रोथ. और इसका जो कर्व आपको देख के मिलता है ना, दैट इज माय सिग्मॉइड कर्व. यहाँ पे जो आपको कर्व मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, दिस कर्व ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सिग्मॉइड कर्व. तो ये कर्व हम यहाँ पे देख लेते हैं. ये कर्व पता है आपने कहाँ पे देखा होगा? आपने देखा होगा जब आप पढ़ रहे थे अपना स्कूल में 11th के, हाँ जी, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर वाले चैप्टर के अंदर इनिशियली आपको ये कर्व दिखाया जाता है. और वही चीज आपको यहाँ पे फॉरेस्ट में इन एनिमल्स के साथ आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगी. लेट्स हैव अ लुक. सो दिस इज माय लॉजिस्टिक ग्रोथ. इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ लॉजिस्टिक ग्रोथ है आपके यहाँ पे. तो इसमें पता है क्या होता है? इनिशियली यू विल हैव अ लैग फेज, मतलब यहाँ पे आपका इनिशियल ग्रोथ जो होगा वो थोड़ा स्लो होगा. इनिशियल ग्रोथ जो बना होता है वो आपके यहाँ पे स्लो होगा, लैग फेज. देन उसके बाद यहां से आपको मिलेगा आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. यहां से आपका हो रहा है एकदम तेजी से आपके यहाँ पे ग्रोथ होगा. सो दिस फेज इज कॉल्ड एज माय लॉग फेज. यहाँ पे आपको मिलेगा आपके यहाँ पे एकदम फटाफट आपका नंबर आपके यहाँ पे बढ़ेगा. एंड देन जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे ही आपका नंबर पास में आ रहा है 50 के, समझिए यहाँ पे आपका 40 नंबर आ चुका है, आफ्टर दैट यू विल फाइंड द ग्रोथ इज गोइंग टू लाइक स्लो डाउन. आपकी ग्रोथ यहाँ पे आपकी स्लो डाउन हो जाएगी, एंड दिस इज द पॉइंट जहां पे आप स्टेबलाइज हो जाते हो. दिस इज द पॉइंट वेयर यू विल फाइंड द पॉपुलेशन विल स्टेबलाइज. पॉपुलेशन में यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएगी. ठीक है. सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस, एंड दिस इज माय लॉजिस्टिक ग्रोथ. और इसका फॉर्मूला भी आपका यहाँ पे आपको मिल जाएगा. द फॉर्मूला इज सिंपल. dn बाय dt इज इक्वल टू rn ब्रैकेट k माइनस n अपॉन k. अगर कभी नीट के अंदर सवाल आता है, न्यूमेरिकल वाला सवाल आता है इसके अंदर, देन आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे. आपको r की वैल्यू भी मिलेगी, आपको n की वैल्यू भी मिलेगी, और आपको k की वैल्यू भी आपको मिलेगी वहां पे. एंड देन दे माइट आस्क यू टू सॉल्व द क्वेश्चन, जो आप लोग कर लोगे, क्योंकि आप वैसे भी डेरिवेशन आप सबको आता है, आपने फिजिक्स अच्छे से करा हुआ है. सो उसमें ज्यादा कुछ करना है, यू जस्ट हैव टू ऐड योर वैल्यूज. कुछ बहुत डिराइव भी नहीं करना आपको, यू जस्ट हैव टू ऐड योर वैल्यूज एंड विल गेट योर आंसर. ठीक है. तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद है. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर माय लॉजिस्टिक ग्रोथ, या एस शेप कर्व का जो फॉर्मूला है वो बना यहाँ पे बन जाएगा इस तरीके से. राइट. तो ये वाली कहानी आपको यहाँ पे याद रखनी है. और प्लीज याद रखना, लॉजिस्टिक ग्रोथ इज द ग्रोथ जो आपको पॉपुलेशन में बहुत कॉमनली मिलेगा देखने के लिए, एंड इट इज समथिंग व्हिच इज वेल एक्सेप्ट. टाइम के बाद नीचे जा सकता है लेकिन बियॉन्ड नहीं जा सकता. तो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर. तो बताओ, क्या ये 2-3 स्लाइड्स आप सबको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? यस यस टीम हिमाचल, दिल्ली, यस सर. सबको समझ आ रहा है? यस सर. हिमाचल की लड़कियां कुछ बोलती नहीं यस है. सर. बताओ कुछ तो बोलो. दिस इज व्हाट यू हैव टू नो, राइट. तो ये है आपकी यहाँ पे कहानी रैबिट वाली, जो आपको सबको यहाँ पे याद रखनी है. और याद रखना, हर एक फॉरेस्ट हो या एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, यू विल हैव द कैरिंग कैपेसिटी. एक लिमिट होता है, उसके बियॉन्ड आपका एनिमल का नंबर नहीं जाता. और उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड दीज आर द कर्व्स यू हैव टू नो.
तो दो कर्व हमने यहाँ पे देखे, वी हैव सीन द लॉजिस्टिक कर्व, सॉरी वी हैव सीन टू कर्व्स, वी हैव सीन द सिग्मॉइड कर्व एंड वी हैव आल्सो सीन द जे शेप कर्व. So we have seen two type of growth. We have seen the logistic growth and we have also seen the exponential growth over there. तो इतनी कहानी आपको याद रखनी है. There is a story you have to know. इसमें ये याद रख लेना, साइंटिस्ट का नाम आपको यहाँ पे क्या था, वर्ल्ड पर्ल लॉजिस्टिक. वर्ल्ड पर्ल ने यहाँ पे हमें दिया था हमारे यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. अब population growing in a habitat with the limited resources show initially lag phase. Initially इस phase आपका slow होगा, followed by a phase of acceleration and deceleration and finally a asymptote. Asymptote का मतलब यहाँ पे ये होता है that अब आपका जो growth है it is equal to my carrying capacity. आपका जो number है it is equal to my carrying capacity. मतलब asymptote का यहाँ पे आप ये मतलब निकाल सकते हो that you have a k which is going to be equal to your n. क्योंकि आपका, या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, let me write it like this. I can also write in this way that your n is equal to k. मतलब आपका जो पॉपुलेशन है वो आपका ऑलमोस्ट k जितना आपका वहां पे आ चुका है. आपका पॉपुलेशन आपका जो है वहां पे आपको ऑलमोस्ट k जितना आ चुका है. सो दैट मींस इट हैज अटेंडेड द स्टेबिलिटी ओवर देयर, और वो अब इसके बियॉन्ड आपका वो नहीं जाएगा यहाँ पे. दिस इज व्हाट वी फाइंड इन द एंड. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, सिंपल है आपका वो सब चीजें जो हमने वहां पे देखी. आपको ग्राफ याद रखना है, आपको याद रखना है फॉर्मूला. जनरली आपके जो सवाल आएंगे वो ग्राफ या फॉर्मूला के ऊपर बेस ही आपके आएंगे. Now let's start with a new topic, that is my life history variation. तो चलिए इस टॉपिक को हम यहाँ पे समझते हैं. तो इस टॉपिक में कुछ टर्म्स हम यहाँ पे सीखेंगे. एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो इनफ नहीं है, बट जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा घुमा फिरा के इसमें से आ सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना. अब होता क्या है ना कि आपके पॉपुलेशन में आपकी दो टाइप की आपको स्पीशीज आपको मिल सकती है, या दो कैटेगरी में हम ग्रुप को डिवाइड करते हैं. जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, जनरली हम उन्हें दो ग्रुप में यहाँ पे डिवाइड करते हैं. विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ द एनिमल. एक ग्रुप आपका यहाँ पे होता है जिसे मैं बोलूंगा यहाँ पे एज आर सिलेक्टेड स्पीशीज. एक ग्रुप मेरा यहाँ पे होता है जिसको बोलूंगा यहाँ पे एज आर सिलेक्टेड स्पीशीज. ठीक है, और एक ग्रुप आपका होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज के सिलेक्टेड स्पीशीज. कॉल देम एज के सिलेक्टेड स्पीशीज. तो चलिए देखते और समझते हैं कि यार इनमें फर्क क्या है और ये है क्या. बेसिकली यहाँ पे हम किस बारे में बात करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट माय आर सिलेक्टेड स्पीशीज. इसमें होता क्या है, आर सिलेक्टेड स्पीशीज जो आपके यहाँ पे होती है इसमें वो आपके एनिमल्स आएंगे विच आर गोइंग टू बी स्मॉल. दे विल बी इन स्मॉल साइज. दे विल बी इन द स्मॉल साइज. हम एग्जाम्पल लेके बात करते हैं. सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर मालूम है ना क्या होता है, इंसेक्ट होता है, टिड्डा कहते हैं उसे हिंदी में. सो यू हैव अ ग्रास हॉपर. सो ग्रास हॉपर के कहानी को हम यहाँ पे समझते हैं. सो लेट्स टेक अ ग्रास हॉपर एज एग्जांपल ऑफ माय आर सिलेक्टेड स्पीशीज. और इसमें क्या क्या होता है या क्यों इसे हम बोलते हैं आर सिलेक्टेड, लेट्स ट्राई टू सी दैट. सो ग्रास हॉपर क्या है, साथ आपको क्या मिलेगा देखेंगे, इट्स अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, स्मॉल इंसेक्ट. साइज का यहाँ पे स्मॉल रहेगा, राइट. सेकेंड चीज, ग्रास हॉपर विल ले अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स. इट इज गोइंग टू ले लार्ज नंबर ऑफ एग्स. लार्ज नंबर ऑफ एग्स. ये बात तो आप सब लोग जानते हो कि आपके जो इंसेक्ट होते हैं वो कोई 4-5 एग लेकर करके मरते नहीं है. वो एक बारी के अंदर लाइक 100, 200, 1000 एग ले करेंगे, एंड दैट इज समथिंग दे विल डू. वो कोई ऐसे 2-3 एग ले नहीं करेगा, वो थाउजेंड्स में एग ले करेगा. सिमिलरली आपकी फिश भी वैसा ही करती है. फिश थाउजेंड्स में, हंड्रेड्स के अंदर अपना एग ले करेगी, एंड देन दैट इज व्हाट इट विल डू ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. आई कैन से द सेम थिंग फॉर माय फ्रॉग एज वेल. फ्रॉग भी एट अ टाइम थाउजेंड्स ऑफ लेग अपना वहां पे ले करता है. अब सवाल मेरा आपसे ये है कि जब ग्रास हॉपर 1000 लेग वहां पे ले कर रहा है, क्या उसके बाद ग्रास हॉपर पेरेंटल केयर वहां पे शो करेगा? नो सर. नो सर. कहां से करेगा? 1000 बच्चों को तुम कैसे पालोगे? 1000 बहुत बड़ा नंबर होता है. सो इफ यू ले such a larger number of eggs, you cannot take care of all the babies over there. और वो करते भी नहीं है. कभी आप नोटिस किया आपने कि फ्रॉग ने एग ले किया फिर वहां पे बैठा हुआ है, बच्चे निकल रहे हैं, बच्चों को खाना खिला रहा है? इट नेवर डज दैट. सारे निकलने के बाद इंडिपेंडेंट ही होते हैं. वंस द बेबीज आर बोर्न, दे आर ऑल गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट ओवर देयर. ठीक है. सो इट लेज अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड दे शो नो पेरेंटल केयर. दे आर गोइंग टू शो नो पेरेंटल केयर. तो पेरेंटल केयर में यहाँ पे वक्त जाया नहीं किया जाता. अब आप इस चीज को एक तरीके से सोचो
क्योंकि ये एनिमल पेरेंटल केयर शो नहीं करता, इसलिए वो लार्ज नंबर ऑफ एग यहाँ पे ले कर रहा है। क्योंकि द ग्रास हॉपर नोज, और अदर आई शुड से, यू शुड नो दैट मेजॉरिटी ऑफ द एग विल डाई। 1000 में से कुल मिला के 50 ग्रास हॉपर होंगे जो आपके एडल्ट बन पाएंगे, बाकी सबकी डेथ हो जाएगी, कोई खा लेगा उन्हें, कोई वैसे ही एग आपके खराब हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ थिंग्स विल हैपन इन देयर लाइफ, बट इन 1000 में से सिर्फ 50 ही होंगे जो एडल्ट ग्रास हॉपर आपके यहाँ पे बन पाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि सबके सब सर्वाइव कर जाएंगे। अगर ऐसा हो गया ना तो हर जगह फिर इंसेक्ट ही दिखेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। सो दे ले लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड दे विल शो नो पेरेंटल केयर। यहाँ पे पेरेंटल केयर आपको होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। हाँ जी बेटा बताइए क्या सवाल है आपका? खुशी कुमारी बोलिए। गलती से हो गया, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स वन थिंग यू विल फाइंड, सो यू विल हैव नो पेरेंटल केयर ओवर हियर। नेक्स्ट पॉइंट, पेरेंटल केयर तो चलो हमारे यहाँ पे नहीं है। एक और बात आप नोटिस करना है यहाँ पे, ग्रास हॉपर हैज अ शॉर्ट लाइफ स्पैन। दे विल हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन। ऐसा तो है नहीं ना कि ग्रास हॉपर रहेगा 5 साल 6 साल, ऐसा तो इसके साथ है नहीं, राइट? 15-20 दिन की जिंदगी होगी, ठीक है। सो व्हेन यू हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, so you don't waste your time doing the parental care, right? You lay your eggs and you, that's it. So they will have a short lifespan. इसमें आप एक और चीज याद रखना, they will have a short lifespan and they attain the maturity early. So reproductive maturity इनकी early आ जाती है. So they will have a reproductive maturity. They will attain the maturity. That means reproductive maturity. Hein? That means reproductive. They attain the reproductive maturity quite early. सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपका लाइफ स्पैन 15 दिन का है यहाँ पे, देन आपकी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आपकी जल्दी आनी चाहिए। यू शुड बिकम मैच्योर टू रिप्रोड्यूस वेरी अर्ली, तो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सो दे विल अटेंड द मैच्योरिटी क्वाइट अर्ली, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। और एक और पॉइंट याद रखना, दे विल गेट वन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रोड्यूस। दे विल गेट वन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रोड्यूस, बस एक ही चांस उन्हें मिलना है अपने बेबीज को लेकर के वहां से निकल जाने का, देन दे विल डाई। सो दे ओनली हैव अ वन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रोड्यूस एंड दैट इज व्हाई, अब ये भी आप समझो, क्योंकि उन्हें यहाँ पे सिर्फ एक ही चांस मिल जाए, बिकॉज दे आर गेटिंग ओनली वन चांस टू रिप्रोड्यूस ओवर देयर, दैट इज व्हाई दे आर लेइंग अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स, बिकॉज आफ्टर दैट दे विल डाई, राइट? तो आर सिलेक्टेड स्पीशीज आपकी ऐसी होती है। सो अगर आपको पूछे कि आर सिलेक्टेड स्पीशीज कैसी होती है, देन दीज आर द ट्रेट्स आई विल फाइंड इन देम। दे आर स्मॉल साइज, दे ले अ लार्ज नंबर ऑफ एग, कोई पेरेंटल केयर आपके यहाँ पे शो नहीं की जा रही, इनका लाइफ स्पैन यहाँ पे शॉर्ट होता है, एंड क्योंकि इनका लाइफ स्पैन यहाँ पे शॉर्ट है तो इनकी मेच्योरिटी भी अर्ली आ जाती है। दे विल बिकम रिपीटेडली मेच्योर क्वाइट अर्ली एंड दे हैव ओनली वन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रोड्यूस। एक बार इन्हें चांस मिलेगा टू रिप्रोड्यूस एंड देन दे विल डाई। दिस इज कॉल्ड एज माय आर सिलेक्टेड स्पीशीज। इसमें आपके फिशेस भी आती है, फ्रॉग भी आते हैं, इंसेक्ट भी आता है। दे ऑल कम अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, जहां पे आपको ये सब चीजें देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। फिशेस में आपको एक्सेप्शंस आपको मिलते हैं बहुत सारे, क्योंकि आपकी फिश कई बार लाइक होती है जिसको मल्टीपल चांस मिलते हैं रिप्रोड्यूस करने के, बट इवन आफ्टर दैट दे विल कम अंडर द आर सिलेक्टेड स्पीशीज, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने इन टर्म्स ऑफ माय आर सिलेक्टेड स्पीशीज। क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, ऑलराइट। अब सिमिलरली आपका यहाँ पे एक और टर्म आपका यहाँ पे आएगा, दैट इज माय के सिलेक्टेड स्पीशीज। तो चलिए उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सो यू विल हैव द अनदर टर्म is my K selected species. अब जब हम यहाँ पे K selected species की हम यहाँ पे बात करते हैं, सो यहाँ पे चीजें बिल्कुल अलग हो जाएंगी। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स विल हैव अ लार्ज साइज, सो यू विल हैव अ लार्ज साइज एनिमल्स विल बी सीन ओवर देयर, सो लार्ज साइज। अब अगर वो बर्ड भी हो ना तब भी वो लार्ज साइज में ही आएगा, वो स्मॉल बर्ड भी आपका लार्ज साइज में ही आएगा, ठीक है, इसी कैटेगरी में आएगा। यू विल फाइंड दे विल ले फ्यू नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, सो दे विल ले few number of offspring. अब एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एलिफेंट का, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एलिफेंट। तो एलिफेंट अगर आपका एट अ टाइम वो एक ही बेबी को बर्थ देगा, ठीक है, क्या एलिफेंट वहां पे पेरेंटल केयर शो करेगा? यस सर करेगा। बिल्कुल करेगा। क्या मेरी कोयल बर्ड पेरेंटल शो, नॉट कोयल, क्या मेरा वल्चर पेरेंटल केयर शो करेगा?
Yes, वल्चर sir. वल्चर Yes. हाँ Yes, sir. मंकी मेरे Yes, पेरेंटल केयर शो करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करेंगे. Yes, sir. ह्यूमंस भी करेंगे, ह्यूमंस भी करते हैं ना पेरेंटल केयर, राइट? ह्यूमंस आल्सो आर माय केस रिलेटेड स्पीशीज। याद रखना, यू विल फाइंड द पेरेंटल केयर विल बी सीन हैपनिंग ओवर देयर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पेरेंटल केयर आपको होते हुए मिलेगी। सो यू विल हैव द पेरेंटल केयर इज बीन ऑब्जर्व इज सीन। सिंपल सी बात है बेटा, आप समझो इस बात को कि अगर आपकी न्यूली बॉर्न बेबीज अगर आपकी 3-4 ही है, समझो, लेट्स टॉक अबाउट योर बर्ड्स। अगर बर्ड के एग्स में से 4 बेबीज निकलते हैं, 4 हैचलिंग्स निकलते हैं, उन हैचलिंग को अगर पेरेंटल केयर नहीं मिली, दे वोंट सर्वाइव। वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है पेरेंट्स के ऊपर। तो अगर अर्ली स्टेज पे पेरेंटल केयर नहीं मिलता, देन दोज बर्ड्स विल एंड अप डाइंग ओवर देयर। सो दैट इज व्हाई पेरेंटल केयर यहाँ पे मस्ट होती है। उसके बगैर आपका ऑफस्प्रिंग यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एज सिंपल इज दैट। ठीक है? They will have a longer lifespan, so case-related species will always have a longer lifespan. तो इनका लाइफ स्पैन थोड़ा यहाँ पे ज्यादा था। अगर हम एलिफेंट की बात करें यहाँ पे, तो एलिफेंट विल लिव टू अराउंड लाइक 70 years, so they have a longer लाइफ स्पैन। अब क्योंकि इनका यहाँ पे लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है, so they will attain the sexual maturity late। तो यहाँ पे आपकी जो सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है वो आपके यहाँ पे लेट आते हैं। so will have a late sexual maturity। तो सेक्सुअल मेच्योरिटी जो आपके यहाँ पे मिलेगी या रिप्रोडक्टिव एक्टिवनेस जो आपके यहाँ पे आती है, दैट विल कम वेरी लेट। मतलब एलिफेंट्स के अंदर इट विल टेक अराउंड लाइक 6 years 5 years टू बिकम सेक्सुअली मैच्योर टू रिप्रोड्यूस। सो सिमिलरली यू विल फाइंड हैपनिंग इन द डॉग्स एज वेल। डॉग में 2 साल 1 साल लग जाता है, लाइक अराउंड 1.5 year लग जाता है। सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट ह्यूमंस में आपका और लेट होता है। सो सेक्सुअल मेच्योरिटी यहाँ पे आपकी डिले होती है, वो एकदम से नहीं आती, क्योंकि आपका लाइफ टाइम यहाँ पे काफी लंबा है। और उसके साथ साथ याद रखना है आपको यहाँ पे दैट दे विल हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू रिप्रोड्यूस। सिंपल सी बात है, ये बात हमने पहले भी देखी थी, दैट दे विल हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू रिप्रोड्यूस। सिंपल सी बात है ना बेटा, अगर आपके आसपास कोई बिल्ली है तो बिल्ली अपने लाइफ स्पैन में मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस करेगी। ऐसा नहीं कि एक ही बार करिए वो वहां पे। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड इन अ केस सिलेक्टेड स्पीशीज। लार्ज साइज, फ्यू ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस ओवर देयर, कम बनते हैं यहाँ पे, पेरेंट केयर आपको यहाँ पे मिलती है, लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है, लेट होती है इनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी, एंड मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इनको यहाँ पे मिलती है रिप्रोड्यूस करने की। दिस ग्रुप ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय केस सिलेक्टेड स्पीशीज। तो आपको याद रखना है कि केस सिलेक्टेड में कौन आता है या उसके ट्रेट्स क्या होते हैं, और आर सिलेक्टेड में क्या आता है, उसके ट्रेट्स यहाँ पे क्या होते हैं। सो ये 2 चीजें आपको बहुत ही क्लियर कट आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे कुछ मैंने टेबल बना के रखा हुआ है आपके सामने, बट इसमें नीचे वाला पॉइंट आप यहाँ पे इग्नोर करो। सर्वाइवरशिप कब आप इस लेवल पे नहीं सीखते हो, ये आप इग्नोर करोगे यहाँ पे, राइट? दिस पार्ट ऑल्सो यू कैन इग्नोर राइट नो, ये आपके काम का यहाँ पे नहीं है। डेंसिटी इंडिपेंडेंट एंड डेंसिटी डिपेंडेंट, बाकी चीजें आप यहाँ पे एक बार अपने देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो। अगर आपको इतने भी अगर आप पॉइंट्स आप याद रखते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू। अगर ये पॉइंट्स आपको याद रहते हैं, अगर आप समझ पाते हो कि आर और के क्या है यहाँ पे स्पीशीज, देन क्वेश्चन सॉल्व आपके वहां पे हो जाएंगे। ठीक है? नाउ लेट्स स्टार्ट विद पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अब जब मैं यहाँ पे पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करता हूँ, तो समझो मेरा यहाँ पे एक फॉरेस्ट है। अब फॉरेस्ट के अंदर कभी ऐसा तो नहीं मिलता कि एक ही स्पीशीज वहां पे मिल रही है आपको वहां पे, राइट? यू विल ऑलवेज हैव मल्टीपल स्पीशीज लिविंग ओवर देयर। मल्टीपल स्पीशीज आपको वहां पे देखने के लिए वहां पे आपको मिल जाएगी। सो एक टर्म आप यहाँ पे याद रखना, एक चीज आप याद रखना, when more than 2 species living in the habitat interact with each other, they are known as biotic community. बायोटिक कम्युनिटी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपके पास एक एरिया है, एक हैबिटेट है, वहां पे आपके मोर देन 2 स्पीशीज यू हैव ओवर देयर। 2 से ज्यादा मतलब कितनी हो सकती है, 15, 20, 40, 50, कितनी भी आपके यहाँ पे स्पीशीज हो, दे आर ऑल इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, दे आर लिविंग इन अ हैबिटेट एंड दे आर ऑल इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय बायोटिक कम्युनिटी।
उसको हम बोलते हैं आप एज अ बायोटिक कम्युनिटी। किस टाइप के इंटरेक्शन की हम यहाँ पे बात करें, लेट मी गिव द एग्जांपल। समझो आपका प्लांट है, प्लांट डिपेंड करता है आपके सॉइल के माइक्रोब्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि सॉइल के माइक्रोब्स डिकम्पोज करते हैं और वो डिकम्पोज करने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स रहता है वो प्लांट कंज्यूम करता है, राइट। उसी तरीके से आपका प्लांट डिपेंड करता है एनिमल्स के ऊपर फॉर द पॉलिनेशन। सो दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर, इन सबके बीच में एक कनेक्शन आपका बनता है, एंड दैट इंटरेक्शन इन द हैबिटेट इज कॉल्ड एज माय बायोटिक कम्युनिटी। तो जब भी आपके सामने बायोटिक कम्युनिटी यहाँ पे टर्म आ रहा है तो आपको याद रखना है दैट यू हैव मल्टीपल स्पीशीज इन द हैबिटेट और वो सारी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदर है जो फॉरेस्ट में आपको मिल रहा है, एक पॉपुलेशन है मंकीज की, तो वो मंकी की पॉपुलेशन आपका सीड डिस्पर्जन में आपकी मदद कर रही है। जो भी आपके यहाँ पे फ्रूट्स बन रहे हैं, आपके सीड बन रहे हैं, उनको डिस्पर्स करने में वो आपके यहाँ पे मदद कर रहे हैं। सो दे आर एक्चुअली हेल्पिंग द प्लांट टू स्प्रेड मोर इन दैट एरिया। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल जहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है। दोनों अलग स्पीशीज है बट दे आर ऑल इंटरेक्टिंग ओवर देयर, राइट। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड इन द पॉपुलेशन इंटरेक्शन को हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। बट याद रखना, एक फॉरेस्ट के अंदर या एक एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर you will always have multiple species interacting with each other and living over there. So that is called as my biotic community over here. ठीक है? क्या बायोटिक कम्युनिटी का मतलब आपको यहाँ पे समझ आ रहा है आप सबको यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैसे तुम लोग यस बोलते हो? खाना खाओ बेटा, खाना खाओ, चालू लेक्चर में खाना खाओ। लाइक एक चम्मच से खाना खाओ और दूसरे चम्मच से दूसरे हाथ से लिखो, ऐसे बैठे मत रहो। So this is what you will find in this. राइट, ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको बता चुका हूँ, तो आप ये रीड कर सकते हो अपने एंड से कि इवन प्लांट स्पीशीज से आप अपने एंड से आप एक बार पढ़ लेना। वही चीज जो मैंने बताई थी वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। प्लांट स्पीशीज विच मेक्स इट्स ओन फूड, प्लांट खाना अपना खुद बनाता है बट कैन नॉट सर्वाइव अलोन। इट नीड्स सॉइल माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल एंड रिटर्न द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये उसे करना पड़ता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द सॉइल के माइक्रोब्स के ऊपर। एंड देन हाउ विल द प्लांट मैनेज पॉलिनेशन विदाउट द एनिमल एजेंट? So understand there is always going to be interaction happening over there and that's going to be very 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 important. ठीक है, तो ये आप अपने एंड पे एक बार इसे देखते ना, इंसर्ट की लाइन से कुछ यहाँ पे which are very understandable, right? So there is always interaction happening between the species and it is important for their survival. ऐसा नहीं कि अकेला जाके कोई रह सकता है वहां पे, सबको वहां पे कनेक्शन के साथ एक दूसरे के साथ काम करना पड़ता है and then only they are able to survive. So ये है आपका यहाँ पे पॉपुलेशन इंटरेक्शन का चार्ट जो आप डिटेल में समझोगे। यहाँ पे आपका म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म। लेट्स स्टार्ट विद माय प्रीडेशन। अब जब मैं प्रीडेशन आपके सामने बोलता हूं तो आपके दिमाग में क्या इमेज आती है? बता दो हैंड रेज करके, व्हाट काइंड ऑफ इमेज कम्स इन द हेड जब मैं बोलता हूं प्रीडेशन? बोलिए मुस्कान कुमारी, बोलिए। सर, शिकार करना। कौन करता है शिकार? एग्जाम्पल? लायन, टाइगर, लेपर्ड, बुल। ठीक है, हम लायन पकड़ते हैं, राइट। सो लायन ने जैसे अपने यहाँ पे हंट किया, सो लायन कमिंग एंड ईटिंग द डियर। ठीक है, तो लायन आके आपके डियर को खा रहा है। सो दैट्स वन ऑफ द एग्जाम्पल प्रीडेशन, ये आपका बन जाता है, राइट। या मैं कहूंगा आउल आके माउस को खा रहा है, रात को आउल निकलता है, माउस को खाता है और आउल रात को काफी अच्छे से देख पा रहा है। क्यों देख पा रहा है आउल? क्योंकि आउल ने सुबह गोल्डन राइस खाया। So you have an owl which is feeding on your mouse, right? That's example. You have a lion which is feeding on your deer. That's example. But there's one more thing you have to understand here. This ये तो चलो आपके एग्जाम्पल यहाँ पे बन गए, that's your predation, वो आपकी बात आपके यहाँ पे सही है। But even when your cow is eating the grass, इकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में वो भी आपका predation भी आपको यहाँ पता है। So when your cow feeds on a grass, this is actually also a predation only. वो ग्रास चिल्ला नहीं रहा ना वहां पे, से तुम्हें लगता नहीं है इन ग्रास को तो नुकसान हो रहा है ना वहां पे। इमेजिन ग्रास ग्रोइंग एवरी डे इन द मॉर्निंग कि आज तो एंजॉय करेंगे फोटोसिंथेसिस, बढ़िया धूप निकली है काफी दिनों के बाद और वहां से गाय चल के आ रही है, भाग भी नहीं सकता वो वहां से। सोचो आप, दैट इज ऑल्सो प्रीडेशन, बट हमें वो नहीं लगता, हम तो देखते कि हाँ भाई गाय घास खा रही है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल। सिमिलरली यू कैन हैव अ स्पैरो। स्पैरो का अगर मैं यहाँ पे, स्पैरो फीडिंग ऑन द सीड, sparrow feeding on the seed is also one of the example of my predation over here. तो ये चीजें सारी आती है आपके प्रीडेशन के अंदर। अब इसी टर्म को हम काफी डेप्थ में हम यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो गाय घास खा रही है एंड लायन इम्पाला के पीछे यहाँ पे भाग रहा है, सो ऑलमोस्ट पकड़ लेगा। सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ प्रीडेशन ओवर देयर, राइट।
Now let's see what has been mentioned over here. When we think of predator and prey, most probably the tiger and a deer that is readily comes to our mind. ये हमारे दिमाग में आता है, जो काफी नॉर्मल है. But sparrow eating seed is no less a predator. Although animals eating plants are categorized separately as a herbivores, they are in a broad ecological context not very different from a predator. तो ये बात आपको यहाँ पे जो मैंने बताई थी वो यहाँ पे आपकी लिखी हुई है. एनसीईआरटी की यहाँ से इस टॉपिक में, ये जब आपका पॉपुलेशन इंटरेक्शन का जब टॉपिक स्टार्ट होता है ना, एनसीईआरटी की लाइंस को हमें यहाँ पे समझना है. यहाँ से ही क्वेश्चन आपके बन के आते हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन के आते हैं. सो प्लीज मेक श्योर कि बिना समझे आगे मत बढ़ना. ठीक है. अब आपको एक और बात यहाँ पे याद रखनी है कि आपके जो प्लांट्स होते हैं ना, दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द इकोसिस्टम. ये बात आपने बच्चों में पढ़ी होगी 10th या 9th में, दैट प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स. तो ये सबसे बेस पे आते हैं. तो दीज आर माय प्रोड्यूसर्स. ये अपना खाना बनाते हैं वाया फोटोसिंथेसिस. इनको खाता कौन है? इनको खाता है मेरा डियर होगा, गाय होगी, वो इनको खाएगा. सो डियर एंड गाय विल बी कॉल्ड एज माय प्राइमरी कंज्यूमर्स. इनको हम बोलते हैं यहाँ पे से प्राइमरी कंज्यूमर्स. तो याद रखना, प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा आपका हर्बीवर होता है, जो प्लांट्स को खाता है. और इन प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा? जो डियर है, गाय है, गोट है, इनको कौन खाएगा? इनको खाएगा मेरा एनिमल, मेरा वुल्फ खाएगा, लायन खाएगा. सो दे ओवर हियर बिकम माय सेकेंडरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर. तो आप ये बात समझो कि यहाँ पे आपका एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा होता है. प्रोड्यूसर में से आपकी एनर्जी आ रही है आपके हर्बीवर्स के अंदर. सो फ्रॉम हियर द एनर्जी गोइंग टू द हर्बीवर्स ओवर देयर. अच्छा, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? बता दो आप लोग मुझे, मेरी स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही? सर दिख रही है, विजिबल है. दिख रही है. बोले ना. अरे शगुन, लॉग आउट करो, लॉग इन करो वापस से, शायद दिखने लगेगी आपको वापस. नेटवर्क का इशू है आपके एंड पे, राइट? हाँ प्रिंस, 10% एनर्जी वाली रूल, बहुत बढ़िया. सो यू विल हैव प्राइमरी कंज्यूमर में से ही जाएगा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर. सो यहाँ पे आपका एनर्जी का ट्रांसफर आपका होता रहता है. सो यू नो दैट एनर्जी ट्रांसफर इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग. बट सिर्फ इतनी ही बात नहीं है. प्रिडेशन इज ऑल्सो हेल्पफुल इन नंबर ऑफ वेज. अभी तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, बट इसके साथ साथ प्रिडेशन आपको कई तरीके से हेल्प करता है. लेट्स ट्राई टू सी दैट. बिसाइड एक्टिंग कंडक्ट फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल, predators play an important role. They keep the prey population under control. आपके predators prey की population को यहाँ पे कंट्रोल में रखते हैं. अगर आप prey की population को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, then आपका ecosystem आपका unstable हो सकता है. You can find the population or the ecosystem will become unstable. मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, आप इस बात को समझो. अगर आपका एक फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट में आपके मिल जाए आपको टाइगर है, डियर है, प्लांट्स है, बर्ड्स है, सब कुछ है. ठीक है. अगर आप जाके फॉरेस्ट में से टाइगर को आप खत्म कर दो, आप गए वहां पे, टाइगर को आपने मारना चालू किया और खत्म कर दिया. अगर मेरा टाइगर एज अ कार्निवर वहां से निकल गया, तो कोई मुझे हैंड रेज करके बताइए कि वहां पे आपका इकोसिस्टम अनस्टेबल कैसे होगा. इफ आई रिमूव द टाइगर फ्रॉम द पॉपुलेशन, देन हाउ द इकोसिस्टम बिकम अनस्टेबल. बताइए प्रिंस, बोलिए. सर वहाँ पे डियर टाइप के एनिमल्स सब ज्यादा हो जाएंगे. तो उससे क्या दिक्कत आ रही है? सर उससे फिर उन लोगों को खाने के लिए प्लांट्स कम पड़ने लगेंगे. ठीक है, राइट. सो यू विल फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ डियर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग ओवर देयर. डियर खुश, टाइगर हट गया वहां से, तो डियर का नंबर आपका यहाँ पे बढ़ेगा. अब जैसे ही आपका डियर का नंबर आपका यहाँ पे बढ़ने लगता है, तो आप एक बात यहाँ पे याद रखना कि इससे क्या होगा कि आपका वेजिटेशन यहाँ पे कम होने लगेगा. यू विल फाइंड द वेजिटेशन, मतलब प्लांट्स जो आपके वहां पे होंगे ना फॉरेस्ट के अंदर, दे विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग. ये सारे के सारे प्लांट्स आपके यहाँ पे, इनका नंबर जाने लगेगा नीचे. क्यों इनका नंबर नीचे जा रहा है? बिकॉज डियर का पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना यहाँ पे. जितना डियर बढ़ेगा उतना वो खाएगा प्लांट्स को, और अगर प्लांट्स आप खाओगे तो इनका नंबर यहाँ पे कम हो जाएगा. अब अगर मेरा वेजिटेशन यहाँ पे कम हो रहा है, तो पता है इससे क्या होगा? इसके ऊपर डिपेंडेंट जितने भी एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, वो भी सारे नीचे जाएंगे. तो इसके ऊपर डिपेंडेंट, समझो मेरा एक बर्ड था, दैट बर्ड पॉपुलेशन विल ऑल्सो स्टार्ट डिक्लाइनिंग. समझो इसके ऊपर डिपेंडेंट अगर मेरा यहाँ पे था एक इंसेक्ट जो इन प्लांट्स के ऊपर खाता था और उस पर सर्वाइव करता था, दैट इंसेक्ट विल ऑल्सो स्टार्ट डिक्लाइनिंग ओवर देयर. और जो स्मॉल मैमल्स होते हैं, कई सारे स्मॉल मैमल्स भी तो आपके वहां पे होते हैं, जैसे रैबिट हो गया. सो स्मॉल मैमल लाइक योर रैबिट विल ऑल्सो डिक्लाइन. इसको भी तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा. अब जो भी खा रहा है वो आपका डियर आके खा रहा है. सो इवन योर स्मॉल मैमल लाइक योर रैबिट विल ऑल्सो स्टार्ट डिक्लाइनिंग. तो यहाँ पे आपका पूरा इकोसिस्टम आपके यहाँ पे अनस्टेबल हो रहा है. सो कई सारी स्पीशीज आपके यहाँ पे अफेक्ट हो रही है.
ऊपर से डियर कम्पीट करेगा दूसरे हर्बीवर्स के साथ, तो उनका भी नंबर वहां पे जाएगा. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. सो इसलिए टू हैव अ प्रेडेटर इन द पॉपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये होना जरूरी है, तभी आपका वो चीज आपके यहाँ पे मेंटेन हो सकती है. ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, आप इसे रिलेट कर पाओगे. देखो, कोई बताएगा ये जो एनिमल आपके सामने, एनिमल कौन सा है? सीकल. हाँ, सी बेयर, काफी क्लोज थे आप. ठीक है, देयर इज एन एनिमल व्हिच इज कॉल्ड एज माय सी ऑटर. ये है आपका यहाँ पे सी ऑटर. सो दिस इज द एनिमल व्हिच इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय सी ऑटर. अब जो सी ऑटर आपका यहाँ पे है ना, ये आपको मिलता है ओशन में, आपको मिलते हुए घूमते हुए आपको ये मिल जाता है. और राइट साइड में या लेफ्ट साइड में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यू हैव दिस प्लांटेशन. अब ये प्लांटेशन आपने सुना हुआ है, ये है आपका यहाँ पे केल्प्स. राइट, बहुत बढ़िया अभिषेक. दिस इज माय केल्प्स. केल्प्स बाकी बच्चों को बताना चाहूंगा, दिस माय ब्राउन एल्गे. याद है प्लांट में हमने पढ़ा था केल्प्स होता है, 100 मीटर तक ग्रो करता है. यस सर. तो यस दैट सर. वाज माय, हाँ वो है मेरे यहाँ पे ब्राउन एल्गे. सो ये है मेरे यहाँ पे केल्प्स. अब केल्प्स के बारे में पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है कि केल्प्स इटसेल्फ इज अ इकोसिस्टम. लाइक ये जो आपका प्लांट्स है, ये आपके बहुत रैपिडली आपका ग्रो करते हैं, और ये प्लांट्स के वजह से एक अलग सा इकोसिस्टम वहां पे बन जाता है, एक अलग सा फॉरेस्ट वहां पे बन जाता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो. तो केल्प्स वाले एरिया के अंदर आपको मिलते हैं बहुत सारे फिशेज आपको मिल जाते हैं. यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फिशेज ओवर देयर ग्रोइंग. राइट, माइनक्राफ्ट का पता नहीं क्या चल रहा है इसका. ये कौन था, ये अपना ये था क्या, व्हाट वाज हिज नेम, प्रिंस. जस्ट लेट मी हैव अ लुक. सर मैं नहीं था. नहीं प्रिंस नहीं, अश्वानी बेटा. अरे बेटा, अरे आप ड्रॉप कर सकते हो क्लास से. माइनक्राफ्ट एंड एवरीथिंग. अरे बेटा, यू कैन हैव सम रेस्ट लो थोड़ा बहुत. राइट, पढ़ाई नहीं करनी, ऐसे मत करो. जस्ट टॉक अबाउट दिस थिंग्स राइट नाउ. बाकी हैव सम रेस्ट, कोई बात नहीं, बाद में आना आराम से. लाइक टेक सम रेस्ट, कम अगेन आफ्टर फ्यू डेज, सैटरडे. सो यू हैव अ सी ऑटर ओवर हियर. सी ऑटर आपका यहाँ पे लाइक है, यू हैव अ केल्प्स ओवर. नाउ इस बात को आप यहाँ समझो ध्यान से. केल्प्स के अंदर आपको कई सारे फिशेज आपको मिलते हैं, आपको क्रैब्स मिलते हैं यहाँ पे ग्रो करते हुए. सो यू फाइंड नंबर ऑफ थिंग्स हैपनिंग ओवर देयर. सी ऑटर जो आपका यहाँ पे होगा ना, सी ऑटर आपका जो वहाँ पे ग्रो कर रहा है, ये आपका कंज्यूम करते हैं वहाँ पे एक एनिमल को जो वहाँ पे मिलता है आपको, दैट इज माय सी अर्चिन. सी ऑटर का खाना क्या होता है यहाँ पे, सी अर्चिन. सी अर्चिन आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम के अंदर, पढ़ा है नहीं पढ़ा आपने, ये सुना तो होगा. राइट, तो सी ऑटर इज समवन हु इज गोइंग टू कंज्यूम द सी अर्चिन. ये सी अर्चिन को वहां पे खाता है, और सी अर्चिन जो होता है वो खा रहा होता है आपके यहाँ पे केल्प्स को. सी अर्चिन इज समवन हु इज ईटिंग द केल्प्स ओवर हियर. अब आपको यहाँ पे याद ये रखना है दैट यू हैव अ सी ऑटर, यू हैव अ सी अर्चिन, यू हैव अ केल्प्स. तीनों यहाँ पे आपके ग्रो कर रहे हैं. लोगों ने क्या किया, ये रियल स्टोरी है, ठीक है. लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सी ऑटर को मारना चालू किया. क्यों मारना चालू किया? उसके फर के लिए, क्योंकि उसका फर काफी सॉफ्ट होता है, तो उसके फर का उन्हें बनाना था काफी कुछ, तो उन्होंने मारना चालू किया. तो जब सी ऑटर का पॉपुलेशन वहां पे नीचे जाने लगा, नाउ अंडरस्टैंड, इस एरिया में से सी ऑटर का नंबर गया नीचे. जैसे ही आपका सी ऑटर का नंबर यहाँ पे नीचे जाने लगा, एज सून एज द सी ऑटर पॉपुलेशन स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ओवर देयर, इसकी वजह से हुआ क्या, यू फाउंड कि सी अर्चिन का नंबर यहाँ पे लगने लगा बड़ा. सी अर्चिन स्टार्टेड इंक्रीजिंग इन इट्स नंबर. अब जैसे ही आपका सी अर्चिन का नंबर यहाँ पे बढ़ने लगा, आप सोचो यहाँ पे आपके क्या होगा. सी अर्चिन की वजह से आपका केल्प्स के ऊपर प्रेशर आ गया, क्योंकि अगर इनका नंबर यहाँ पे बढ़ेगा तो केल्प्स का नंबर यहाँ पे नीचे जाएगा. जो आपका फॉरेस्ट है जिसके ऊपर ये लोग कंज्यूम कर रहे हैं अपने आप को, जो लोग जिस चीज को ये लोग खा रहे हैं, उसका नंबर यहाँ पे नीचे जाएगा. अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि केल्प्स जो आपका यहाँ पे है, दिस इज अ फॉरेस्ट इन विच नंबर ऑफ अदर स्पीशीज आर बीन सीन. आपको यहाँ पे फिशेज आपको मिल रही है, क्रैब्स आपको मिल रहे हैं, बाकी इन्वर्टिब्रेट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो उनका नंबर यहाँ पे डिक्लाइन होने लगेगा. सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, द नंबर ऑफ इनवर्टिब्रेट्स विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग. द नंबर ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, I would say invertebrates plus your fishes will start declining, क्योंकि आपका जो इकोसिस्टम था वहां का वो आपका कोलैप्स कर गया. So they will start declining. Arrow down मतलब डिक्लाइन हो रहा है. ये एक्चुअली में हो चुका है. This is something which has actually happened in one of the areas of the world, जहाँ पे सी ऑर्डर को खत्म किया और पूरा इकोसिस्टम आपका पे कोलैप्स हुआ. अब पता है ह्यूमंस को यहाँ पे नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि जब वहां से फिश की पॉपुलेशन नीचे गई ना, तो उनका बाय कैच कम हो गया वहां पे. सडनली जितना उनके बाय कैच मिल जाता पहले, वो उनको अब नहीं मिलने लगा. तब उनको रियलाइज कि कुछ तो गड़बड़ हुई है.
So that is what actually happened over there. So this is an example. This example actually tells you that how my predators are going to be important. क्यों मेरे predators यहाँ पे important होते हैं in the ecosystem. Right? This is what the example is going to tell you over there. क्या ये example आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? Is the example clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये बात भूलना मत. This is something you will always find happening. ठीक है? Now let's talk about my story of my invasive species. तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि invasive species का मतलब आपका यहाँ पे क्या होता है और ये क्या करते हैं. Invasive species का मतलब आपका यहाँ पे होता है alien species. They are my alien species. अब alien species का मतलब आपका ये नहीं है कि वो मार्स से आई है. Alien species का मतलब या invasive species का मतलब आपका यहाँ पे ये होता है कि किसी दूसरे कंट्री से आई है. ये आपके कंट्री में या आपके एरिया में बिलोंग नहीं करती. दिस डज नॉट बिलोंग टू योर कंट्री और दिस डज नॉट बिलोंग टू योर हैबिटेट. ठीक है. इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जो एग्जांपल आपको नीट एग्जाम में भी आपको आ सकता है. ये नाम याद रखना. एक प्लांट है और उस प्लांट का यहाँ पे नाम है आपका लैंटेना कैमेरा. लैंटेना कैमेरा. लैंटेना कैमेरा मेरा वो प्लांट है जो बेसिकली हम बाहर से गलती से आ गया था हमारे कंट्री में और ये अब बन चुका है एक इन्वेजिव स्पीशीज, या ये मैं कह सकता हूँ इसको एज ए एलियन स्पीशीज. ये इंडिया में बिलोंग नहीं करता, ये बाहर के कंट्री का है. नाउ इट हैज रीच ओवर देयर. राइट. क्या हो गया अभिषेक? क्या हो गया आपको? अभिषेक भी थोड़ी देर में क्लास के बाहर जाएगा. वोट करेंगे हम क्या कभी अभिषेक को क्लास में रखना है नहीं रखना. एंड आई टेल यू अभिषेक, मोस्ट ऑफ देम विल बी इन अ फेवर ऑफ लिविंग यू इन द क्लास, आउट ऑफ द क्लास. हंसते हंसते हुए देखो सब रेडी है. लेंटेना कैमरा यहाँ पे देखो आप लोग. तो लेंटेना कैमरा इज अ प्लांट एंड इट इज इन्वेसिव प्लांट. अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है. अगर आप कोई प्लांट को बाहर से अगर आप अपने कंट्री में ला रहे हो तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी. अगर ये प्लांट आपका ग्रो करेगा, इफ दिस प्लांट ग्रोज ओवर देयर, इफ दिस प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग ओवर देयर, अगर ये आपका वहां पे प्लांट ग्रो करेगा सो ये आपके पूरे हैबिटेट को ऑक्यूपाई कर लेगा. सो दिस प्लांट ग्रोज अक्रॉस द हैबिटेट. इट ग्रोज अक्रॉस ऑल हैबिटेट. आज की डेट में ये प्लांट इतना ग्रो कर चुका है कि हर एक फॉरेस्ट में आपको मिल जाता है. किसी भी फॉरेस्ट में अगर आप जाते हो तो वहां पे लेंटेना कैमरा आपको बहुत ज्यादा ग्रो करते हुए आपको मिल जाता है. क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है इसकी वजह से. अगर मेरा ये प्लांट यहाँ पे ग्रो करेगा हद से ज्यादा तो नेटिव स्पीशीज मेरे यहाँ पे सफर करेगी. माई नेटिव स्पीशीज विल सफर. इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर मेरा ये प्लांट यहाँ पे ग्रो करेगा तो जो मेरे लोकल प्लांट है वो यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके सारे रिसोर्सेज ये प्लांट मेरा कंज्यूम कर रहा है. सो इफ माय लैंटेना कैमरा इज गोइंग टू ग्रो रैपिडली ओवर देयर, बिकॉज ऑफ दैट द नेटिव स्पीशीज विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग. ये नंबर आपका यहाँ पे नीचे आने लगेगा एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग. सवाल यहाँ पे ये आता है कि मेरा प्लांट यहाँ पे ग्रो क्यों कर पा रहा है इतना रैपिडली. वहां पे इतना ग्रो नहीं कर रहा था, यहाँ पे क्यों ग्रो कर पा रहा है. बिकॉज आपके हैबिटेट के अंदर इट डज नॉट हैव एनी नेचुरल प्रेडेटर. लैंटेना कैमरा इंडिया में ग्रो इसलिए कर पाता है क्योंकि उसे कोई खाने वाला है ही नहीं. ना कोई डियर आके खा रहा होता है, ना कोई बर्ड आके उसे खा रहा होता है. सो लैंटेना कैमरा इज एक्चुअली ग्रोइंग ओवर हियर बिकॉज यू हैव नो नेचुरल प्रेडेटर. बिकॉज इट हैज नो नेचुरल प्रेडेटर. तो आप लोग यहाँ पे समझो कि अगर एलियन स्पीशीज बाहर से आती है तो ये नुकसान आपको यहाँ पे होता है. कोई उसका नेचुरल प्रेडेटर वहां पे है नहीं, वो ग्रो करेगा. अगर वो ग्रो करेगा तो उसकी वजह से आपकी लोकल पॉपुलेशन को अफेक्ट होगा. लोकल स्पीशीज आपके यहाँ पे डिक्लाइन करेगी. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ माई इन्वेजिव स्पीशीज. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है और ये एग्जांपल याद रखना बिकॉज ये एग्जांपल आ सकता है नीट के अंदर. दिस इज अ इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ लैंटेना कैमरा एज अ प्लांट विच इज अ एग्जांपल ऑफ माई एलियन स्पीशीज जो बाहर से आया हुआ है. ठीक है. मैं आपको एक एनिमल का एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ. बर्मीज पाइथन. बर्मीज पाइथन आपने कभी देखा नहीं होगा बट आई होप यू नो व्हाट इज अ पाइथन. पाइथन मालूम है ना, अजगर होता है. Yes, बड़ा sir. सा. Yes, sir. मैं भी कभी कभी ऐसे सवाल पूछता हूँ जैसे कि तुम लोग जुपिटर से आए हो और कुछ मालूम नहीं तुम्हें. सर मैंने अपने हाथ में ही पकड़ा है. अच्छा, कब कहाँ पे बताइए. सर हमारे इधर हिमाचल में आते हैं कुछ लोग ना जिन्होंने पाले होते हैं ऐसे ये अजगर अच्छा, वगैरह. राइट तो हाँ. वो पालतू होते तो उनको अपने गले पे रखना है ऐसे हाथ पे, तो वैसे. राइट राइट राइट. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. कौन है ये? तमन्ना ना. राइट. सो बर्मीज पाइथन भी ऐसा एक पाइथन होता है और वो भी आपको एशिया में मिलता है. ये आपको मिलता है एशिया में मिलता है. इंडिया में भी इसकी पॉपुलेशन आपको छोटी सी आपको मिल जाती है नॉर्थ ईस्ट के अंदर. तो ये जो आपका पाइथन है ना, इसको कुछ लोग लेके गए एज अ पेट.
अब होता क्या है कि अगर कोई भी एनिमल हो ना, जब वो बेबी होता है ना तो क्यूट ही लगता है। ये बात तो आप लोग एग्री करोगे, चाहे वो क्रोकोडाइल का बेबी हो, छिपकली का हो, पाइथन का यस हो, सर। ये लोग यस cute सर। लगते यस हैं। सर। ये आप उसे उठा के ले जाते हो। तो ऐसे ही कुछ यूएसए से लोग आए थे, वो उसे लेके चले गए, 1 फीट के छोटे से पाइथन को उसे उठा के लेके चले गए, बिकॉज इट वॉज क्वाइट कूल, राइट। पालना चालू किया उन लोगों ने, बेचना चालू किया, लाइक पालना चालू किया वहां पे। तो जो उन्होंने पालना चालू किया, अब ये पाइथन आपका जाता है 14 फीट तक। जब ये एडल्ट बन जाता है तो ये 14 से 18 फीट तक का ये लेंथ का आपका चला जाएगा आराम से। उसके भी बियॉन्ड जाते हैं, बट 14 फीट तक तो ये जाता ही जाता है, एवरेज है वो उसका। तो जब आपका पाइथन हो गया 14 फीट का, अब आपको क्यूट नहीं लग रहा, अब आपको नहीं लग रहा कि ये मेरे से पाला जाएगा। सो व्हाट द पीपल ओवर देयर डिड, उन्होंने इन पाइथन्स को बाहर जाके छोड़ दिया कि अरे अब तो इसे कौन पालेगा, एंड दे रिलीज द पाइथन इन द नियर बाय हैबिटेट, एंड दैट बिकेम द एलियन स्पीशीज ओवर देयर। बर्मीज पाइथन ने यूएसए में जाके वहां की जो नेटिव स्पीशीज थी उसे खाना चालू किया। नेटिव मतलब स्मॉल बर्ड्स एंड स्मॉल मैमल्स। तो वहां पे जितने भी आपके यहाँ पे नेटिव स्पीशीज थी, वॉट एवर द नेटिव स्पीशीज वर देयर, इन नेटिव स्पीशीज को उन्होंने वहां पे खाना चालू किया और उनका पॉपुलेशन वहां पे नीचे हो गया। और बर्मीज पाइथन का, क्योंकि वहां पे कोई नेचुरल प्रेडेटर वहां पे आपका नहीं था, तो वहां पे उनका नंबर बढ़ने लगा। सो देयर पॉपुलेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग ओवर देयर, और उसकी वजह से वहां की जो नेटिव स्पीशीज थी वहां पे वो कम हो गई। एंड बिकॉज बर्मीज पाइथन के लिए हैबिटेट बढ़िया था, एंड देयर वर नो नेचुरल एनिमल्स हु कैन ईट देम, सो उनका नंबर वहां पे बढ़ा। और आज की डेट में मतलब लाइसेंस देता है यूएसए कि आप जाओ और उन्हें जाके खत्म करो, लाइक यू गेट सर्टेन अमाउंट इफ यू किल दोस पाइथन ओवर देयर। तो आज की डेट में जहां पे बर्मीज पाइथन मिलता है उन्हें, उसे वो खत्म करते हैं एंड दे किल देम, बिकॉज दे हैव सो प्रॉब्लमेटिक एनिमल वहां पे वो बन चुका है। So this is also example of my alien species invasion या invasive species invasion. तो ये भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एक और बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि कई बार क्या होता है कि हर एक स्पीशीज ऐसा नहीं करती। जैसे आपको पेट शॉप में मिलता है ना, बजरीगर और लवबर्ड आपको मिल जाता है पेट शॉप के अंदर। वो येलो एंड ऑरेंज कलर के बर्ड्स आपको नहीं मिलते पेट शॉप के अंदर, येलो होते हैं, ब्लू होते हैं, स्मॉल स्मॉल यस बर्ड्स सर। होते हैं। यस वो- सर। हाँ, तो अगर तुम वो बर्ड्स को पिंजरा खोल के अगर आप तुम छोड़ोगे ना, तो वो नहीं रह पाएगा यहाँ पे। वहां पे वो एलियन स्पीशीज की तरह नहीं काम करेगा, इट विल एक्चुअली डाई, क्योंकि वो यहाँ पे अडेप्ट नहीं कर पाएगा। सो नॉट ऑल स्पीशीज आर एबल टू अडेप्ट टू न्यू हैबिटेट, बट जो कर जाती है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। आपको पता है वो टर्टल मिलता है पेट शॉप के अंदर, ग्रीन कलर का छोटा सा टर्टल मिलता है। अगर आप कभी एक्वेरियम शॉप में जाओगे ना, एक छोटा सा ग्रीन कलर का यस सर। turtle, तो वो टर्टल इंडिया का नहीं है। दैट इज अ टर्टल बिलोंग्स टू नॉर्दर्न अमेरिका का। वो होता है ऐसे रेड कलर के उसके पैचेस होते हैं मुंह के ऊपर, और ग्रीन कलर का बॉडी होता है। सो दैट टर्टल एक्चुअली अगर आप उसे यहाँ पे छोड़ोगे ना, तो प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। वो सर्वाइव कर जाएगा यहाँ पे, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके वजह से नेटिव स्पीशीज आपके यहाँ पे अफेक्ट होगी। सो उसको भी अगर आप बड़ा हो जाता है वो, तो आपको उसे कभी भी रिलीज नहीं करना है पानी में। उसको आपको जाके देना होता है जू के अंदर या किसी एनिमल शेल्टर में आप जाके दे दो, अगर आप नहीं पाल पा रहे तो। बट यू शुड नॉट रिलीज दैट एनिमल इनटू द हैबिटेट। यू हैव नो क्लू कि वो क्या प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे समझ लिया है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ माय एलियन स्पीशीज, एंड आई होप द स्टोरी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसी बेसिस पे आप यहाँ पे एक स्टोरी यहाँ पे देख लो, द स्टोरी ऑफ माय प्रिकली पियर कैक्टस। एक कैक्टस का प्लांट था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया के लोग कुछ लेके आए थे कि कैक्टस है बहुत बढ़िया, चलिए इसे ग्रो करते हैं यहाँ पे, राइट। सो जब उस कैक्टस को यहाँ पे उन्होंने ग्रो किया, जब उन्होंने वहां पे आके उसे वहां पे ग्रो करना चालू किया, तो कुछ ही टाइम के अंदर उसने काफी प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट की। क्योंकि क्रिएट वहां पे प्रॉब्लम बिकॉज वो रैपिडली ग्रो कर रहा था। से इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन द ईयर ऑफ 1920s एंड कॉज्ड द हैवॉक बाय स्प्रेडिंग रैपिडली इनटू मिलियंस ऑफ कैक्टस इन अ रेंजलैंड। थोड़े टाइम में वो कैक्टस पूरे एरिया में स्प्रेड हो गया, और अब उनके लिए वो बन गया वहां पे एज एग्जांपल ऑफ माय एलियन स्पीशीज या इन्वेजिव स्पीशीज। तो उन्होंने क्या दिमाग दौड़ाया, उन्होंने कैक्टस को खाने वाला मौत को वो लोग लेके आए। फाइनली द इन्वेजिव कैक्टस वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल ओनली आफ्टर कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर मॉथ। एक मॉथ था, उसको वो लोग वहां पे लेके आए और उसे वहां पे रिलीज किया। कैक्टस बी लाइक ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, क्वेश्चन आएगा इसमें से ही। ठीक है, सो सो कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर को मौत को लोग वहां पे लेके आए। सो मौत आपको मालूम है क्या होता है? बटरफ्लाई जैसा होता है, रात को घूमता है। मालूम है नहीं मालूम? यस सर। मालूम है सर। ठीक है, सो इसको लेके आए वो लोग नेचुरल हैबिटेट में से, और उससे वहां पे जाके उन्होंने रिलीज कर दिया। अब मौत आप वहां पे क्या कर रहा था? इट वाज फीडिंग ऑन द कैक्टस ओवर देयर। उसने कैक्टस को खाना चालू किया, और उसके वजह से कैक्टस का अमाउंट आपका नीचे आ गया। सो आफ्टर अ मैटर ऑफ सम टाइम द कैक्टस पॉपुलेशन स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ओवर देयर। तो ये एक बढ़िया कहानी है जिसमें आप समझ पा रहे हो कि कैसे हम एक नेचुरल प्रेडेटर को यूज करके एक पॉपुलेशन को हम नीचे ला सकते हैं।
So that is also telling you that how important predation is always going to be. तो ये कैक्टस वाली कहानी आपको याद रखनी है, यहाँ पे आप उसकी पिक्चर देख लो. So this is the cactus, that's my prickly pear cactus. और ये आपका यहाँ पे मॉथ है. अगर आप देखोगे ध्यान से तो अभी भी मॉथ कैक्टस ही खा रहा है, लगता है वो यही करता होगा पूरा टाइम, इसलिए उसे लेके आए थे. So this moth is eating the cactus over here and because of that the population was brought into control. और आप समझ सकते हो कि ये जो आपका मॉथ है ना, this is also example of, मैं ये क्या बनेगा, आर या के सिलेक्टेड स्पीशीज, कौन से कैटेगरी में ये आएगा, आर या के, आर. इट इज माय आर सिलेक्टेड स्पीशीज. तो आप समझ जाना कि इसका नंबर भी फटाफट बढ़ता होगा वहां पे. सो काफी फायदा हुआ था लोगों को इसकी वजह से, एंड द कैक्टस एक्चुअली डिक्लाइंड इन नंबर बिकॉज ऑफ द मॉथ. सो यस, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ये बात आपको याद नहीं, तो दिस इज व्हाट पीपल डू, राइट. अब हम यहाँ पे समझते हैं, हमारे यहाँ पे कहानी ऑफ माय पिसास्टर. तो स्टोरी ऑफ अ पिसास्टर इज समथिंग विल नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, पिसास्टर की कहानी, चलो इसको हम पहले समझते हैं फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ अ पिसास्टर. पिसास्टर है क्या? ये है आपका यहाँ पे एक स्टारफिश. ये है आपका यहाँ पे एक स्टारफिश जो आपको मिलता है ओशंस में. ऑब्वियसली स्टारफिश आपका मराइन होता है, कभी आपको फ्रेश वाटर में स्टारफिश नहीं मिलेगा. कभी कोई बोले कि मुझे तालाब में स्टारफिश मिला था तो वो कुछ और होगा, स्टारफिश नहीं होगा, राइट. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स ओवर हियर. ये हैबिटेट कौन सा है? इट्स अ ओशन, यू कैन सी दैट्स अ ओशन. बट ये जो हैबिटेट है ना यहाँ पे रॉकी हैबिटेट, ये जो आपको रॉकी हैबिटेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस रॉकी हैबिटेट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय इंटरटाइडल जोन. This is called as my intertidal zone. इंटरटाइडल जोन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. ये एक ऐसा हैबिटेट है जहां पे आपका पानी ऊपर नीचे करता रहता है. मतलब आपने पता है, सुना होगा ओशन में हाई टाइड होती है, लो टाइड होती है. तो जब भी आपकी हाई टाइड होती है तो आपका पानी काफी ऊपर तक आता है, जब आपकी लो टाइड होती है तो आपका पानी नीचे तक जाता है. सो दिस एरिया इज कॉल्ड एज माय इंटरटाइडल जोन. जहां पे आप नीचे आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हो. तो पानी जो रहेगा आपका वो वेरी करेगा, कभी आपका ऊपर तक रहेगा पानी, कभी आपका पानी नीचे आ जाएगा, राइट. तो दैट विल वेरी. अभी आपको जैसे आपको ये रॉक्स दिख रहे हैं, तो जब हाई टाइड होगी तो आपको ये रॉक्स नहीं दिखेंगे, बट जब लो टाइड होगी तब आपको ये रॉक्स दिख जाएंगे, मतलब पानी आपके नीचे चला गया है. सो दैट इज माय इंटरटाइडल जोन. आपको याद रखना है कि इंटरटाइडल जोन में आपको बहुत सारी स्पीशीज आपको मिलती है. आई टेल यू सीरियसली, अगर आपको कभी नई स्पीशीज ढूंढनी है ना, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप बन जाओ मराइन बायोलॉजिस्ट, क्योंकि ओशन में इतनी सारी स्पीशीज है जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं की गई है, एंड यू कैन ऑलवेज कम अक्रॉस समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी न्यू. तो कई सारे नए डिस्कवरीज आप कर सकते हैं यहाँ पे. दैट इज व्हाट यू फाइंड ओवर देयर. सो लेट्स सी, यू हैव अ इंटरटाइडल जोन और आपको यहाँ पे मिलते हैं बहुत सारे इनवर्टिब्रेट. यू गेट टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर सीन ओवर देयर. तो यहाँ पे आपको यू हैव अ गुड पॉपुलेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कई सारे मेंशन किए हुए हैं. सो यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर सीन ओवर देयर. तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स की स्पीशीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी. मैं बीच में गया था अभी ढूंढने के लिए कुछ इनवर्टिब्रेट्स, बट आई थिंक मॉनसून था इसलिए हाई टाइड वाला एरिया था वहां पे जहाँ पे गया था. सो आई कुडंट फाइंड मच, बट इफ यू गो इन द लो टाइड वाले टाइम के उस टाइम पे अगर आप वहां पे जाओ, देन यू कैन सी नंबर ऑफ स्पीशीज ओवर देयर, राइट. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो कि इंटरटाइडल जोन क्या होता है और वहां पे आपको क्या मिलता है देखने के लिए. अब आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस, कि स्टारफिश की कहानी यहाँ पे कैसे आ रही है. तो स्टारफिश आपको ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे. यू विल आल्सो फाइंड दिस ग्रोइंग ओवर देयर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ द स्टारफिश इन दिस. अब आपका यहाँ पे क्या होगा, व्हाट यू विल गेट टू सी हियर इज, लेट मी ड्रॉ अ जोन, लेट मी ड्रॉ अ इंटरटाइडल एरिया ओवर हियर. समझो मेरा यहाँ पे रॉकी हैबिटेट है, ठीक है, ये मेरा हैबिटेट है, और यहाँ पे हमारा है पानी. दिस इज माय ओशन वाटर, राइट. तो आपका यहाँ पे रॉक काफी हद तक वहां पे सबमर्ज्ड है, कुछ पार्ट बाहर होगा कुछ पार्ट अंदर होगा पानी के. सो दिस इज माय वाटर ओवर देयर. अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ना, जब आप इस हैबिटेट को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यू विल हैव नंबर ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, और आपको यहाँ पे बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और उसके साथ साथ यू आल्सो हैव अ स्टारफिश. सो लेट मी ड्रॉ स्टारफिश ओवर. तो यहाँ पे आपका पिसास्टर नाम का स्टारफिश आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है. तो ये स्टारफिश आपको यहाँ पे ग्रो कर रहा है, रह रहा है. सो दिस इज अ पॉपुलेशन, एक ही नहीं है, मैंने बनाया है, बट यू हैव अ पॉपुलेशन ऑफ स्टारफिश ग्रोइंग ओवर देयर. अब इसी हैबिटेट के अंदर यू हैव नंबर ऑफ स्पीशीज, यू हैव कई सारे इनवर्टिब्रेट्स आपके यहाँ पे, स्पीशीज ए, स्पीशीज बी. सो कई सारे छोटे छोटे इनवर्टिब्रेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए, राइट. स्पीशीज सी आपके यहाँ पे होगी,
We will have species T. अलग अलग हम बस यहाँ पे हम नाम डाल रहे हैं just to give you some context. You can have species P, right? So अलग अलग species आपको यहाँ पे मिल रही है. So just make some random few more species यहाँ पे. ये सारे के सारे आपके यहाँ पे invertebrates है which are growing over there, which are actually happily growing over there, right? इनमें से एक और invertebrate आपको यहाँ पे मिलेगा जिसका नाम है आपका species X. तो ये जो invertebrate है ना X वाला, एक बात याद रखना कि ये थोड़ा डोमिनेटिंग है. दिस X1 इज द वन, ये आपका जो पॉपुलेशन है आपका इन्वर्टिब्रेट का, ये आपका डोमिनेटिंग है. दिस इज अ डोमिनेटिंग स्पीशीज. दिस इज माय डोमिनेटिंग स्पीशीज. थोड़ी डोमिनेटिंग है यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, राइट? एक और बात आप यहाँ पे याद रखना, आप ऐसा सोचो, यहाँ पे इमेजिन करो, सोचो मतलब अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट पिसास्टर ए को यहाँ पे खाता है, मतलब काफियों को खाता है, बट वो ए को भी यहाँ पे कंट्रोल करता है. सो ए को भी वो खाता है, स्टारफिश पी को भी खाता है. सो एक ही पॉपुलेशन यहाँ पे नॉर्मल है, बहुत ज्यादा है नहीं यहाँ पे. अब यहाँ पे होता क्या है, एज अ साइंटिस्ट आप यहाँ पे क्या करते हो, आपने देखा कि यहाँ पे स्टारफिश भी है और कई सारे यहाँ पे बाकी की भी स्पीशीज आपको यहाँ पे ग्रो करते हो, आपको मिल रही है. यू हैव नंबर ऑफ इनवर्टिब्रेट्स ग्रोइंग ओवर देयर. और स्टारफिश इनको कंट्रोल करता है, मतलब इनको खाता है तो उनका पॉपुलेशन को वो मेंटेन करता है, और एक एक्स को भी वो यहाँ पे कंज्यूम करता है. अगर मैं अपने स्टारफिश को यहाँ से निकाल दूंगा, सो लोगों ने क्या किया, मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया, पिसास्टर को वहां से निकाल दिया. As soon as the pisaster was removed, जैसे ही आपने पिसास्टर को वहां से निकाला तो आपको यहाँ पे पता है क्या होगा, एक्स का नंबर आपके यहाँ पे बढ़ने लगेगा. सो द एक्स इनवर्टिब्रेट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन द नंबर, क्योंकि इसको जो कंट्रोल कर रहा था वो तो हट गया वहां से. और मैंने आपको पहले बताया इट्स ए डोमिनेटिंग स्पीशीज. अब क्योंकि एक्स मेरे यहाँ पे डोमिनेटिंग स्पीशीज है, तो इसने अपने रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करना चालू किया. तो जो भी रिसोर्सेज आपके आसपास थे ना, उसको एक्स ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर पा रहा था. मतलब आप ऐसे सोचो कि बी भी है और एक्स भी है, तो जब तक बी आ जा रहा है खाने के लिए, एक्स दौड़ के आएगा, खा लेगा और निकल जाएगा, राइट? ऐसे तुम सोचो कि वहां पे रिसोर्सेज का ज्यादा बेटर तरीके से इस्तेमाल एक्स कर पा रहा था, बाकी वाले नहीं कर पा रहे, बाकी इतने तेज नहीं थे. तो इससे क्या हुआ, द रिमेनिंग पॉपुलेशन स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. डिक्लाइनिंग मतलब वो वहां से गायब ही हो गई. So that population, because of the X, majority of the population started declining. Because of the X, majority of the population started declining, और X ने पूरे habitat को वहां पे अपना ऑक्यूपाई कर लिया. अब आप यहाँ पे समझो, और दो तीन थे वहां पे, बट majority of the population was occupied by the X over there. अब आप यहाँ पे समझो, इनिशियली जब स्टारफिश था तब आपका बायोडाइवर्सिटी वहां पे काफी ज्यादा था. When you were having the starfish, the amount of biodiversity in that habitat was very high. जैसे ही आपने स्टारफिश को निकाला, द बायोडाइवर्सिटी इन दैट हैबिटेट बिकेम वेरी लेस. आपकी 10 स्पीशीज या 15 स्पीशीज आपके यहां से निकल गई. एंड दैट टेल्स अस द एग्जांपल ऑफ हैविंग अ प्रेडेटर व्हिच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द बायोडाइवर्सिटी. मैं बिल्कुल कह सकता हूं यहाँ पे कि स्टारफिश की वजह से वहां की डाइवर्सिटी मेंटेन थी. जैसे ही आपने स्टारफिश को निकाला, मेजॉरिटी ऑफ द डाइवर्सिटी गॉट लॉस्ट. तो आप ये चीज समझो कि प्रेडेटर जो होता है वो डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए भी बड़ी वहां पे मदद करता है. सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ माय पिसास्टर. क्या आपको ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझो इस बात को. जब तक आपका स्टारफिश था, यस सर, जब तक आपका वहाँ पे स्टारफिश था, तब तक आपकी बायोडाइवर्सिटी आपके यहाँ पे काफी ज्यादा थी. यू कैन सी द नंबर ऑफ स्पीशीज वर देयर जब तक स्टारफिश था. जैसे ही आपने उसे निकाला, आपको इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, बिकॉज वन ऑफ देम वाज डोमिनेटिंग स्पीशीज, उसका नंबर वहां पे बढ़ा और उसकी वजह से कई सारी स्पीशीज वहां से खत्म हो गई. सो दैट टेल्स मी द एडवांटेज ऑफ अ स्टारफिश, और दैट टेल्स मी द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ प्रेडेटर ओवर देयर. तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट्स हैव अ लुक. इन अ रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, द स्टारफिश पिसास्टर इज अ इंपॉर्टेंट प्रेडेटर. In the field experiment, when all the starfish were removed from the enclosed intertidal area, जैसे ही हमने वहां पे उन्हें निकाल दिया, more than 10 species of invertebrates became extinct. 10 से ज्यादा invertebrates वहां से extinct हो गए, खत्म हो गए within a year because of interspecific competition. क्योंकि आपने देखा ना यहाँ पे ये X compete कर रहा था इन सब के साथ. That is called as my interspecific competition. Interspecific का मतलब यहाँ पे होता है कि दो unrelated species compete कर रही है. When you have two different species competing, this means two different species competing.
competing, that is going to be called as my interspecific competition. तो इसके वजह से आपका वहां पे नंबर आपका कम हो गया था आपके कई सारे स्पीशीज का. दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे आप इसका इंपॉर्टेंस समझते हो और ये कहानी आपकी एनसीईआरटी की कहानी जो आपको याद रखनी है. यू विल फाइंड, पहले भी आ चुका है और आगे भी आ सकता है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन. तो आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी समझना है कि इसका एडवांटेज क्या होता है. दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. ठीक है, तो आई होप आपको ये बात यहाँ पे समझ आ चुकी होगी. नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. कुछ सवाल हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट इज माय कैरिंग कैपेसिटी. देन प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस. सो ए बी सी डी, डी मत देखो यहाँ पे. यू हैव टू लुक फॉर 4 ऑप्शंस एंड देन टेल मी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ओवर देयर. रेज योर हैंड टू आंसर दिस. चलिए, आसान से सवाल है. क्या होता है कैरिंग कैपेसिटी. मैंने देखा, बताया था ना आपको एग्जांपल रैबिट वाला. क्या था वो कैरिंग कैपेसिटी. So think about that and look for a better answer over here. Look for the correct option in this. All right, ठीक है. बताइए मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर. सिर्फ मुस्कान जिनका नाम है, बताइए. ऑप्शन डी. ऑप्शन बी. बैटमैन वाला बी या डेली वाला डी. सर बैटमैन वाला. शगुन क्या लग रहा है आपको यहाँ पे. बी ऑप्शन. एंड तमन्ना आपको क्या लग रहा है. सर ऑप्शन डी. डी लग रहा है आपको तमन्ना. चेतना. बी ऑप्शन. बेटा आप बी कैसे बोल सकते हो. यहाँ पे जीन फ्रीक्वेंसी की हमने कब बात की थी इसके अंदर. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी ओवर हियर. अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इन द गिवन हैबिटेट टू सपोर्ट अ सर्टेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन. यहाँ पे आपका आएगा कैरिंग कैपेसिटी मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट. और उसी बेस के ऊपर, उसके ऊपर भी बेस्ड आपका ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है. बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल. सो ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर. सो दिस ओवर हियर विल बिकम माय करेक्ट आंसर. ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी मींस अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जिसके बियॉन्ड आपका पॉपुलेशन आप वहाँ पे ग्रो नहीं करता. सो दैट इज योर कैरिंग कैपेसिटी इन दिस. सो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. फॉर्मूला फॉर माय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. बताओ यहाँ पे इनमें से कौन सा फॉर्मूला आपके यहाँ पे सही होगा फॉर योर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए. बताइए प्रिंस, क्या होगा इसका आंसर. सर ऑप्शन सी. ऑप्शन बी या डी. सर सी. टेम्पल क्या लग रहा है इसका आंसर. सर ऑप्शन सी. कशिश शर्मा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. सर ऑप्शन सी. एंड महक आप भी बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. सर ऑप्शन सी. Right. So dn by dt is equal to rn. This is going to be a correct answer in this. So that's the answer for my exponential growth or my what you call it as a J-shaped curve के लिए आप ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करते हो. True. ये भी आप कर सकते हो. आसान सा सवाल आपका यहाँ पे ये हमने पिछले क्लास में भी किया था. ये क्वेश्चन आपको बताना है कि यहाँ पे डेथ रेट आपके यहाँ पे क्या आएगा. Raise your hand to answer this. What will be the death rate over here? 4 यहाँ पे डेथ हुई है फ्रूट फ्लाइज की. सो आई थिंक यू शुड बी एबल टू आंसर. बताइए मैं क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. सर बी. बताइए किशोर क्या होगा इसका आंसर. सर डी लग रहा है. राइट. मुस्कान कुमारी. सर बी. ठीक है मुस्कान, कैसे किया आपने ये सॉल्व. सर नंबर ऑफ डेथ्स 4 है एंड टोटल 40 है तो 4 डिवाइडेड बाय 40.1. ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था. आई होप सबको याद होगा. ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी देखा था जब हम एनसीईआरटी वाली स्टेटमेंट हम यहाँ पे पढ़ रहे थे. ये सारे क्वेश्चन आपको फॉरवर्ड करने हैं. An unshaped pyramid of evolution of the trend growth is going to tell you what. अगर unshaped pyramid है आपका यहाँ पे, then that means ये कौन से कैटेगरी को ये बिलोंग करते हैं यहाँ पे. बताइए चेतना क्या होगा इसका आंसर. सी ऑप्शन. मुस्कान कुमारी. सर सी. That is your correct answer. Declining population is the correct answer over here. Yes, अगर आपका unshaped आपके यहाँ पे growth है आपके यहाँ पे, that's going to be declining population, right? ठीक है. अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे in sigmoid growth curve the population finally becomes stabilized. sigmoid growth curve के अंदर आपका population finally आपका stabilize आपका यहाँ पे हो जाता है. ठीक है, ये एक तो ये स्टेटमेंट आपके सामने रखा हुआ है.
रीजन क्या है? फाइनली द डेथ रेट इंक्रीजेस देन द बर्थ रेट। रीजन आपके यहाँ पे क्या है? फाइनली द डेथ रेट इंक्रीजेस देन द बर्थ रेट। तो आप मुझे यहाँ पे बताइए कि आपका यहाँ पे कौन सा एबीसीडी आपका यहाँ पे आंसर आपके यहाँ पे लाइक इट इज अ विच इज राइट ऑप्शन ओवर देयर। एसेशन आपका यहाँ पे ये है, द सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व फाइनली बिकम्स स्टेबलाइज्ड एंड द रीजन इज फाइनली द डेथ रेट इंक्रीजेस देन द बर्थ रेट। ऑलराइट, क्या लग रहा है अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर मुझे तो सी लग रहा है। ठीक है, चेतना आपको क्या लग रहा है? सी लग रहा है सर। एंड तमन्ना? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अगर आपको यहाँ पे लग रहा है, देन दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। योर एसेशन तो आपके यहाँ पे सही है, सिग्मोइडल कर्व के अंदर पॉपुलेशन फाइनली स्टेबलाइजेस, दैट्स अ ट्रू थिंग। बट इसलिए नहीं क्योंकि उनका डेथ रेट ज्यादा हो रहा है और बर्थ रेट कम हो रहा है, दैट्स नॉट द रीजन। क्योंकि आपका वो पहुंच चुका है आपके कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। दैट इज द करेक्ट आंसर कि एसेशन मेरे यहाँ पे सही है बट रीजन मेरे यहाँ पे सही नहीं है। सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड, दिस इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। Which of the following would necessarily decrease the density of population in the given habitat? इनमें से कौन सा इवेंट की वजह से आपका पॉपुलेशन डेंसिटी आपका नीचे जाएगा हैबिटेट के अंदर? Which of the events, which of these terms will lead to a decrease in the population density? ये भी कर सकते हो, आसान सा सवाल है ये। बताइए अंशिका शर्मा, क्या है वो इवेंट? सर ऑप्शन सी। शगुन क्या लग रहा है? सी ऑप्शन। कशिश शर्मा? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यस, मोर्टेलिटी एंड एमिग्रेशन जो आपका यहाँ पे होगा, इसकी वजह से आपका डेंसिटी आपका पॉपुलेशन का आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ट्रू। व्हाट पैरामीटर्स आर यूज्ड फॉर टाइगर सेंसस? बताइए इनमें से कौन से तरीके से हम हमारा टाइगर सेंसस यहाँ पे हम सक्सेसफुली करा सकते हैं? बताओ प्रिंस, कौन सा होगा इसमें आंसर? सर ऑप्शन बी। प्रिंस, इसमें एक इशू क्या आ सकता है? अगर हम ये टेक्निक जो आप बता रहे हो आपकी सही है, बट इसमें इशू क्या आ सकता है? सर रिपीटिंग काउंटिंग हो सकती है। राइट, यू कैन ऑलवेज हैव अ मल्टीपल काउंट्स, एक ही एनिमल के मल्टीपल काउंट्स होने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं, यस। बट ऑप्शन बी आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। पगमार्क एंड फीकल पैलेट काउंट आपके यहाँ पे दोनों चीज आपके यहाँ पे करते हो फॉर योर टाइगर सेंसस के लिए। सो यस, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। सो दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड एंड आई होप ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो पा रहे, दे आर लाइक वेरी सिंपल क्वेश्चंस। अभी तक देख लो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड सर्टेन थिंग्स, बट अभी तक देख लो हमने यहाँ पे कवर क्या क्या किया है। चलो आप लोग मुझे बताओ हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे। पहली चीज हमने पढ़ा है हमारे यहाँ पे पिसास्टर वाली कहानी। सो वी हैव सीन द स्टोरी ऑफ द पिसास्टर, ये चीज हमने यहाँ पे पढ़ी है। उसके पहले हमने क्या पढ़ा था पिसास्टर के पहले? लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। उसके बीच में तो काफी कुछ आया था, प्रिकली पियर कैक्टस। ये प्रिकली पियर कैक्टस कौन से कंट्री में जाके रिलीज किया गया था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। राइट, ठीक है, तो ये वाली कहानी भी आपको भूलनी नहीं है। देन इसके पहले हमने देखा था हमारा इन्वेजिव स्पीशीज के एग्जांपल्स। वी हैव सीन द इन्वेजिव स्पीशीज के एग्जांपल्स हमने वहां पे देखे थे। प्रिडेशन। हाँ एक सेकंड बेटा, एग्जांपल में हमने यहाँ पे देखा था, एक तो एग्जांपल हमारा वहां पे था, एग्जांपल ऑफ योर लेंटेना कैमरा, राइट। एक तो लेंटेना कैमरा का मेरा एग्जांपल था, एक और एग्जांपल मेरा वहां पे क्या था? बर्निस पाइथन। बर्निस बर्मीज पाइथन, राइट। सो बर्मीज पाइथन का भी एग्जांपल हमने वहां पे देखा था। देन वी हैव सीन द प्रिडेशन ओवर देयर, फिर हमने प्रिडेशन को यहाँ पे समझा था थोड़ा और तरीके से। एंड वी हैव आल्सो अंडरस्टूड कि कैसे प्रिडेशन आपका इंपॉर्टेंट है आपके इकोसिस्टम के स्टेबिलिटी के लिए, जिसका हमने एक बहुत बढ़िया रियल केस एग्जांपल हमने देखा था ऑफ योर सी ऑटर। सी ऑटर की कहानी हमने वहां पे सीखी थी, ठीक है। और इन सब के अलावा हमने दो चीजें और पढ़ी थी, विच वॉज माई लॉजिस्टिक ग्रोथ। नेचर में क्या देखने के लिए मिलता है आपको, लॉजिस्टिक या एक्सपोनेंशियल ज्यादा? लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक इज मच मोर कॉमन देन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सो ये दोनों हमने यहाँ पे देखे, इनके फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव आल्सो सीन माय लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन आपके यहाँ पे क्या होता है आपको याद रखनी है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी हैव डन, ठीक है। कई सारी स्टोरीज आपको हमें मिलेगी देखने के लिए, और उस स्टोरीज को ही आपको याद रखना है। स्टोरीज, pick up those stories and then they will give you the question, then they will frame a question based on that story. So that is why हम स्टोरीज को देखते हैं, समझते हैं, ताकि हम समझ पाए कि वहां पे हो क्या रहा है। That is why we'll spend some time on them, ठीक है।
सो नेक्स्ट क्लास में भी हमें कुछ चीज और देखनी है. सो दिस इज एक्चुअली अ लास्ट फेज ऑफ दिस चैप्टर. मतलब यहाँ पे भी आपको कई सारी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे. यू विल फाइंड एग्जांपल ऑफ अमेंसिलिज्म, कमेंसिलिज्म, यू विल फाइंड एग्जांपल ऑफ पैरासिटिज्म. उनको हम समझेंगे वहां पे, राइट. उसके ट्रेट्स क्या होते हैं, विल सी ऑल दोस थिंग्स. सो इट्स अ मैटर ऑफ 2 more लेक्चर्स. 2 लेक्चर अगर आप यहाँ पे सही से हो जाते हैं, लाइक आई थिंक मैक्सिमम 3, आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा. ठीक है. So next lecture में we will cover certain part, but chapter won't get completed, but we'll be able to cover certain part in next chapter. ठीक है. तो ये सब चीजें एक बार अपने end से देख लेना, पढ़ लेना, have a look at them, read by yourself, and read the NCERT. जितना हमने किया है उसका NCERT एक बार अपने end से पढ़ लो. It won't take more than 20 minutes to read this much amount of content. वैसे भी काफी कम कर दिया इस chapter को, right? And yeah, so that is something you have to do. Okay. So अब आपके पास भी अगर कोई सवाल है, if you have any kind of question based on the things we have done, तो बताइए क्या सवाल है आपको यहाँ पे. अच्छा, one more thing, असाइनमेंट शेयर किए हैं तो बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपको सॉल्व करके शेयर करना है. प्लीज मेक श्योर यू डू दैट फ्रॉम योर एंड. अगर आप एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हो, अगर आप असाइनमेंट सॉल्व नहीं कर रहे तो कोई मतलब नहीं एक्स्ट्रा क्लास लगाने का. आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आपको असाइनमेंट सॉल्व नहीं करना, अगर आपको आधा घंटा निकाल के अगर आपको असाइनमेंट सॉल्व नहीं करना अपना एक्स्ट्रा क्लास लगाने के बाद, it's okay, you can drop off from that 5 PM वाला PM वाला क्लास. बिकॉज अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे देन आपको ऐसे भी कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं होगा.